दोस्तों बोलिए जुबा केमिस्ट्री। आज सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मतलब मैं बता नहीं सकता जितना मतलब आपको लग सकता है एकदम कपड़ा जैकेट मफलर वफलर सब बांध करके आ जाओ, क्योंकि आज बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाला है। फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत ही बड़ी आन बान और शान इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के सर आज हम धुआंधार तोड़ाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कमज़ोर दिल वाले तो आए ना। ठीक है, और जो मजबूत दिल वाले हैं वो एकदम चौड़े होकर के आए। बहुत तगड़ी लड़ाई करनी है, बहुत तगड़ा दुश्मन है, इस दुश्मन को बहुत गिरा गिरा के मारना है। ठीक है, तो दोस्तों सभी लोगों को सलाम दुआ सलाम। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, बहुत बहुत इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मतलब चौराहे पे जो हमको आप सजा देना चाहे दे दीजिए, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद आप आए हैं, क्या करें। कई बार पढ़ाते पढ़ाते ऊब जाता है, कई बार मन खट्टा हो जाता है। ज़िंदगी की बहुत सारी दिक्कतें हैं, लड़ाइयाँ हैं, वो सब भी लड़नी होती हैं। लेकिन हाँ, बहुत दिनों के बाद आए हैं, लेकिन जब आए हैं तो पूरी तरह से आए हैं। जब आए हैं तो पूरी धमाकेदार तरीके से आए हैं और पूरा एकदम तैयारी करके आए हैं। ठीक है, ये चीज़ आज पत्थर गोला सब कुछ बरसेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर। आज इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को गिरा के ही दम लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सर तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और सभी भाइयों का बहुत बहुत वेलकम। जो हमारे नए दोस्त लोग हैं वो अपने मास्टर साहब को जान लें, ये हैं हम आपके मास्टर साहब। और आपको बेटा सारी चीज़ों के नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं कहाँ पर, अपने टेलीग्राम चैनल पे, विच इज़ कोर केमिस्ट्री बाय विनीत द्विवेदी। ठीक है, ये चीज़ चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब बहुत जल्दी आपका जेई मेन का एग्ज़ाम हो जाए, फिर हम इंस्टाग्राम पे भी बड़े क्रिएटिव क्रिएटिव वीडियो बनाएंगे और मज़ेदार काम करेंगे, बस जेई का आपका एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो चलिए सर शुरू करते हैं हम लोग अपने आज के सेशन को। बिफोर वी स्टार्ट आवर सेशन, लेट्स गो फॉर सम क्विक रिकैप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पे चलिए सर क्विक रिकैप करते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। सर देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में शुरुआत होती है किससे? फैराडेज लॉ से, इलेक्ट्रोलिसिस से। इलेक्ट्रोलिसिस से सर देखिए शुरुआत होती है। सर इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसका डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराने के लिए वी यूज टू प्रोवाइड क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम इसको प्रोवाइड करते हैं क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इसके द्वारा ये होती है। ठीक है, ये चीज़ नॉर्मली मेटल ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल रिड्यूस होना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें इसका उल्टा काम करना है, मतलब मेटल को हमें रिड्यूस करना है, मेटल को हमें रिड्यूस करना है और नॉन मेटल को हमने अगर ऑक्सीडाइज करना है, तो इस काम को करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा, तभी जाकर के सर देखिए ये काम होगा। एंड इस काम को करने के लिए हमें बिजली देनी पड़ती है। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का फंडा है। शुद्ध संपूर्ण ज्ञान इसी सेंटेंस के अंदर सर मौजूद है। ठीक है, अब बेटा जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है सर? वहाँ पे एक एनोड होता है, कैथोड होता है। एनोड वहाँ पे पॉजिटिव होता है, कैथोड वहाँ पे नेगेटिव होता है। ठीक है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पॉजिटिव होता है, हमेशा यहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है। कैथोड नेगेटिव होता है, हमेशा वहाँ पर रिडक्शन करना है। ये तो पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रहेगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन की परिभाषा सेम है, चार्ज की परिभाषा बदल जाती है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ठीक है, ये चीज़। अब बेटा इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। कौन सा एटम का ऑक्सीडेशन होगा सर? एनायन का ऑक्सीडेशन होगा। अब कौन सा एनायन एनोड पे सर ऑक्सीडाइज होगा? जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। वो एनायन जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है और रिडक्शन पोटेंशियल लो है, वो पहले ऑक्सीडाइज होता है। और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। वो कैटायन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो पहले रिड्यूस होगा, या जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो है वो पहले रिड्यूस होता है, डिपॉजिट होता है। ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। एनोड पर एनायन आता है, कैथोड पर कैटायन आता है, और जिस कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो पहले रिड्यूस होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है वो ऑक्सीडाइज होगा। बेटा रिडक्शन पोटेंशियल के लिए सीरीज होती है एसी एसी है एसी है एसी एसी है फ्रिज, अलमीरा,
फ्रिज, अलमीरा, नमकीन, काजू, लाओ। ठीक है सर, तो ये हमारा रहता है लिथियम का बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लो होता है, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे लो होता है। ठीक है सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर सीन रहती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब एनाइन की हम लोग बात करते हैं। एनोड पे सर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका होता है? एनाइन का होता है। आई माइनस, ठीक है, आई माइनस, बी आर माइनस, सी एल माइनस, ओ एच माइनस, एंड देन ठीक है सल्फेट, नाइट्रेट एंड देन F माइनस आयन। ठीक है बेटा, सल्फेट नाइट्रेट में सल्फर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नहीं बल्कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन -2 वाला -1 या फिर 0 में ऑक्सीडाइज होता है, ये चीज़ें। तो नॉर्मली बेटा प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन और प्रेफरेंशियल रिडक्शन की सर सीरीज हमारे पास ये होती है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। ठीक है, चलिए सर, अब जब हम लोग कहाँ पे आते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आते हैं तो वहाँ पे बेटा हमको दो फॉर्मूले याद रखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला फेराडे का, मान लो W बराबर ZIT। ठीक है, Z क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट अपॉन, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500। ठीक है, और साथ में IT। अगर सेल में एफिशिएंसी भी है तो परसेंटेज एफिशिएंसी अपॉन 100 इंटू W बराबर ZIT। Z क्या है सर? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। 1 कूलम चार्ज पास करने पे सेल में जितना भी इलेक्ट्रोड पे जितना भी मटेरियल डिपॉजिट होता है वो उस मटेरियल का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, ECE होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE मतलब 1 कूलम चार्ज पास करने में जितना वेट डिपॉजिट होता है उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। तो W बराबर ZIT ये होता है यहाँ पर। इक्विवेलेंट वेट हमारा एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर 96,500 IT। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर बच्चों याद रखना, O2 का 4 होता है, H2 का 2 होता है और Cl2 का भी 2 होता है। ये बच्चे लोग भूल जाते हैं, याद रखने का है। ठीक है, ये चीज। अगला बेटा फेराडे फर्स्ट लॉ। सर जी फेराडे फर्स्ट लॉ, सर जी फेराडे का फर्स्ट लॉ, फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फेराडे का फर्स्ट लॉ, लेज लिख दिया हमने। ठीक है, फेराडे का फर्स्ट लॉ। तो भैया फेराडे अंकल का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? सर फेराडे अंकल का फर्स्ट लॉ कहता है W1 अपॉन W2 बराबर Q1 अपॉन Q2। और सेकेंड लॉ क्या कहता है? W1 अपॉन W2 बराबर इक्विवेलेंट वेट 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 2। ठीक है, ये चीज। अब देखो फैराडे फर्स्ट लॉ कब लगता है? जब हम दो अलग अलग सेल में सेम केमिकल को इलेक्ट्रोलाइज करा रहे हैं, बट यूजिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट। जब सेम एलिमेंट सेम इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट किया जाता है, जब सेम एलिमेंट सेम इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता है बट बाय यूजिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट, तो जो चार्ज का प्रोपोर्शन है जो उस इलेक्ट्रोड से पास हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में सर वेट डिपॉजिट होता है। वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज बट प्रोवाइडेड एलिमेंट, इलेक्ट्रोड, रिएक्शन सब कुछ सेम होनी चाहिए। यहाँ पे W1 W2 सेम एलिमेंट का है जो सेम रिएक्शन में सर रिडॉक्स में इन्वॉल्व हो रहा है, सेम रिएक्शन में सर इन्वॉल्व हो रहा है, सेम इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है, तो उसी का सर वेट हम लोग ले रहे हैं। एंड फैराडे सेकंड लॉ के हिसाब से W1 अपॉन W2 बराबर इक्विवेलेंट वेट 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 2। जब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हम दो अलग अलग सेल में पास करते हैं, तो जो वेट डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे उसका रेशियो इक्विवेलेंट वेट जो मटेरियल है उसके रेशियो के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे याद रखना बस चार्ज सेम होना चाहिए, इलेक्ट्रोड अलग हो सकता है, एलिमेंट अलग हो सकता है, रिएक्शन अलग हो सकती है, वैलेंसी फैक्टर अलग हो सकता है, बट चार्ज सेम होना चाहिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट सर इलेक्ट्रोलिसिस फैराडेज लॉ के बारे में। ठीक है, क्या चीज को ध्यान रखना है? प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस याद रखनी है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो पहले डिपॉजिट होता है, ठीक है, कैथोड पर, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है सर, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सर जिसका हाई है, जिसका सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है वो पहले एनोड पर डिपॉजिट होता है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस एनायन का हाई है सर? ये चीज। लेस रिएक्टिव आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई होता है। ठीक है, ये चीज एनायन में और कैटायन दोनों में ही सर ये फंडा लग जाता है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। इसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ पे सर? गैल्वेनिक सेल पे। बेटा गैल्वेनिक सेल में ई सेल बराबर ई नॉट सेल
माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 RQ। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहां पर ई नॉट सेल क्या होता है, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। ई नॉट सेल क्या होगा, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। बच्चों इस चीज का ध्यान रखना कि सवाल में जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, मतलब सवाल में जो पोटेंशियल दिया दैट मस्ट बी रिडक्शन पोटेंशियल। कई बार वो सवाल वाला आपकी गलती करता है, वो आपको रिडक्शन पोटेंशियल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देता है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो डू रिमेंबर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। तो नस्ट इक्वेशन लगाने से पहले आपको ये चीज ध्यान रखना कि सवाल में आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया, कहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो नहीं है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो उसे रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना। और उसके बाद सबसे पहले रिएक्शन को पहचानिए, एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड और कैथोड की रिएक्शन को पहचानना। उसके बाद में दोनों रिएक्शन को इस तरह से सम करना कि इलेक्ट्रॉन गेट कैंसिल आउट, और उसके बाद दोनों को ऐड कर लेना, आपको नेट रिएक्शन मिल जाएगी। और उस नेट रिएक्शन में नस्ट इक्वेशन लगा देना। उस नेट रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं दैट इज N, और उस रिएक्शन का जो रिएक्शन कोशेंट है दैट इज योर RQ। रिएक्शन कोशेंट हर बच्चे को पता है, हमने केमिकल आयनिक बहुत समय डिटेल देकर के पढ़ाया बच्चों को, ठीक है सर। तो ये यहां पे रहेगा। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N log बेस 10 RQ, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है सर, इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 होता है, K बराबर RQ होता है। तो सर जी एट इक्विलिब्रियम ई नॉट सेल बराबर 0.059 अपॉन N log बेस 10 K इक्विलिब्रियम, क्योंकि RQ K के बराबर होता है। और यहां से इक्वेशन आ जाती है सर K इक्विलिब्रियम बराबर 10 टू द पावर N ई नॉट सेल अपॉन 0.059, ठीक है। कई बार बच्चों याद रखना सवाल डायरेक्टली एक स्टेप पे तुम कर सकते हो, एक स्टेप में तुम सवाल कर सकते हो, ये इक्वेशन रटे रहना, ठीक है। K इक्विलिब्रियम बराबर 10 की पावर N ई नॉट सेल अपॉन 0.059। बहुत अच्छी बात है, ये चीज पे हम लोग ध्यान रखेंगे। एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शन को ढंग से पहचानना, एनोड और कैथोड को ध्यान से पहचानना, क्योंकि एनोड कैथोड को पहचानोगे तभी ई नॉट सेल ढंग से निकाल पाओगे, ठीक है ये चीज। और यहां पर कुछ भी हमने कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधे सीधे SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों आते कहां पे सर, सर इसके बाद हम लोग आते हैं जिंदगी के मजे पे, एक पल का जीना फिर तो है जाना। इसके बाद सर कहां पे आते हैं सर, इसके बाद आते हैं जिंदगी के मजे पे, विच इज क्या सर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन पे आते हैं हम। इसके बाद कहां पे आते हैं सर, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन पे आते हैं। बच्चों देखिए जब हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन पे आते हैं तो यहां पे सर देखिए क्या क्या सीन रहता है, R बराबर रो इंटू L बाई ए, यहां से शुरुआत करते हैं, इसको इन्वर्स करते हैं तो 1/R बराबर 1/रो L बाई ए, और ये इक्वेशन बन जाती है सर G बराबर कप्पा अपॉन L बाई ए, और यहां से हमारे पास एक्सप्रेशन आता है कप्पा बराबर G इंटू L बाई ए। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है, कप्पा बराबर G इंटू L बाई ए। कप्पा विच इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा विच इज कॉल्ड क्या सर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और याद रखना बेटा कप्पा को तुमने पहचानना है किससे, यूनिट से। सर जी कप्पा को यूनिट से पहचानिए, कप्पा की यूनिट क्या होगी, G की यूनिट 1/R, मतलब ओम इनवर्स। हमें पसंद नहीं है ओम, हमें ओम पसंद है, साइमन बहुत गंदा इंसान था। तो ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, और या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ओम अच्छा लगता है, अब तो जय श्री राम का महीना है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है सर। तो ये सर हमारा कप्पा है, बहुत अच्छी बात, ग्रेट नाइस वंडरफुल। स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता क्या है, ध्यान सुनना। 1 ml सोल्यूशन की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, ध्यान सुनो। 1 ml सोल्यूशन की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता को स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, ध्यान से सुनो वरना फिर कोनी से मारेंगे। 1 ml सोल्यूशन की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता को कप्पा कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। अब चूंकि 1 ml की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता किस पे डिपेंड करेगी, उसमें आयन की मात्रा पे। तो जितना ज्यादा आयन डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा आयन डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा कप्पा होगी। तो बेटा ध्यान रखना कंसंट्रेशन कम करने से कप्पा हमेशा कम होता है, कंसंट्रेशन कम करने से कप्पा हमेशा बेटा कम होता है, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो
या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, क्योंकि कंसंट्रेशन कम करने पे सोल्यूशन में पर ml आयंस की मात्रा कम होगी, और अगर सोल्यूशन में आयन कम होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंडक्ट होगी। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज बेटा G क्या होता है? G होता है कंडक्टेंस। G क्या होता है? कंडक्टेंस। सब लोग बोलो G क्या होता है? कंडक्टेंस। नहीं सर, G तो पार्ले जी होता है, बचपन का खाया हुआ बिस्कुट। पार्ले जी एक ऐसा बिस्कुट है जो इंसानों को भी पसंद है, और इंसानों से भी ज्यादा पसंद है कुत्तों को। यकीन मानिए बच्चों, कुत्तों को बहुत पसंद है। आपको अभी कितने भी अपने मोहल्ले के दोस्त कुत्तों से दोस्ती करनी है, बस उनको पार्ले जी खिलाइए, देखिए एकदम चढ़ चढ़ के आपके साथ दोस्ती करेंगे। ऐसा बॉन्ड बन जाएगा जो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड सबसे तगड़ा होता है। तो एक बार पार्ले जी की शक्ति पहचानिए, बहुत ताकतवर है, और मोहल्ले के जानवरों के साथ, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, सबके साथ आपकी दोस्ती करा देगा। हमने बहुत आजमाया हुआ है और बहुत मजा आता है, ठीक है। कुत्ता उत्ता पालने से अच्छा है कि अपने आसपास जो कुत्ते हैं उन्हीं के साथ दोस्ती कर लो, दे विल ऑल्सो थैंक यू, और बहुत अच्छी दोस्ती रहती है, ठीक है। दे आर ऑल्सो फ्री, यू आर ऑल्सो फ्री ना। मन तो करता है कुत्ता उत्ता पालने, लेकिन फिर मोहल्ले वाले कुत्ते इतने बढ़िया लगते हैं, उन्हीं के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात। तो सर जी की बात करते हैं, जी बोले तो पार्ले जी, ठीक है, बहुत ताकतवर इंसान है जी, ठीक है। पार्ले जी पैकेट में जो बच्ची है वो आज तक बच्चों नहीं बदली है, आज तक बच्चों वही बच्ची है। पता नहीं वो बच्ची असलियत में कैसी है, कोई बताते हैं वो कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है, लेकिन जब पहले पार्ले जी था उस समय क्या कंप्यूटर जनरेटेड, मतलब होगी वो बच्ची, क्या पता बहुत एजेड बन गई होगी, ठीक है ये चीज़। चलिए सर, बट लेजेंडरी बिस्कुट, लेजेंडरी बिस्कुट, लेजेंडरी, इट्स नॉट बिस्किट, इट्स बिस्कुट। पार्ले जी बिस्किट नहीं है, बिस्कुट है, बिस्कुट। चलिए सर, यही जिंदगी के मजा है, ऐसे ही एकदम पढ़ना पढ़ाना हमारा आपका बॉन्ड है, और इसी बॉन्ड में हम और आप लोग एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ये चीज़। आज हमने बच्चों को वो एक पोस्टर एनिमल वाला, सुन रहा हूँ मैं बहरा नहीं हूँ, उसका मैंने वीडियो बना करके, मतलब एक पोस्टर बना करके बच्चों को कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किया है। बच्चों को ऐसा न लगे कि सर बड़े ऑफेंसिव वे में बोल रहे हैं, सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूँ मैं, नहीं भाई, लेकिन क्या करें, बहुत दिनों से मन था बकैती झाड़ने का, तो हमने वो वीडियो को लेकर के आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया। बच्चे हमको गरियाएंगे, गरियाने दो, लेकिन हमारा मन था ठीक है वो मीम का कुछ यूज़ करने का। चलिए सर, आते हैं हम लोग, तो लेट्स कम टू आवर मेन डिस्कशन। बेटा जी होता है कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का मतलब होता है पूरे के पूरे इंटायर सोल्यूशन की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? पूरे के पूरे इंटायर सोल्यूशन की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता। अब सोल्यूशन में अगर आयन ज्यादा है तो ज्यादा कंडक्टेंस होगा, सोल्यूशन में आयन कम है कंडक्टेंस कम होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ज्यादा आयंस होंगे, ज्यादा कंडक्टेंस होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कम आयंस होंगे, कम कंडक्टेंस होगा। अब डाइल्यूट करने पे कंडक्टेंस में क्या प्रभाव होता है? बेटा डाइल्यूट करने पे चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, कंडक्टेंस हमेशा बढ़ता है, ठीक है। कंसंट्रेशन की कम करने पर कंडक्टेंस हमेशा बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्मॉल इंक्रीज होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में लार्ज इंक्रीज होता है। किसमें? जी में, ठीक है। स्मॉल अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो सर मतलब डाइल्यूट करने पर आयंस की संख्या तो सेम रहती है, लेकिन उनके बीच की मोबिलिटी इनहेंस हो जाती है, तो मोबिलिटी इंक्रीज करने से उनका कंडक्टेंस बढ़ता है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूट करने पर मतलब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से अल्फा बढ़ जाता है, अल्फा बराबर √k/c, ठीक है। तो कंसंट्रेशन कम करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाती है। इससे अब पानी डालने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन ज्यादा आयंस कैरी करता है, जिससे उसका कंडक्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। और जो इफेक्ट जी पे होता है वही इफेक्ट लैम्डा एम पर भी होता है। लैम्डा एम भी कंसंट्रेशन कम करने पे बढ़ता है, ठीक है। लैम्डा एम भी कंसंट्रेशन कम करने पे बढ़ता है, बहुत अच्छी बात। लैम्डा एम क्या होता है? मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला कप्पा × 1000/m, कप्पा × 1000/m। लेकिन ये कब लगेगा? जब कप्पा हमारा सेंटीमीटर में हो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और लैम्डा एम हमारा ओम इनवर्स मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ये चीज। तो अगर चीजें सेंटीमीटर में है तो हमने सर ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर खुदा ना खालसा चीजें अगर मीटर में आ गई तो आपको सर ये फॉर्मूला लगाना है, कप्पा अपॉन 1000 × m, ठीक है। ये फॉर्मूला कब लगेगा? व्हेन कप्पा इज इन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स
एंड लैम्डा एम भी आपको मीटर में ही चाहिए, ओम इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है, ओम इनवर्स मोल इनवर्स एंड मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर में चाहिए तो सर ये फॉर्मूला लगता है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। कोलराश लॉ आप लोग जानते हैं, कोलराश लॉ आप जानते हैं। कोलराश लॉ क्या कहता है सर? सर अकॉर्डिंग टू कोलराश लॉ लैम्डा एम ऑफ सॉल्ट A2B3, लैम्डा एम ऑफ सॉल्ट A2B3 क्या होगा? लैम्डा A प्लस 3 एंड लैम्डा B माइनस 2, ठीक है। सो एक मोल सोल्यूशन की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता, उस एक मोल में जितने भी आयंस हैं उन सबकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता का सम होगी। तो 2A और 3B, ये लैम्डा A और लैम्डा B क्या है? मोलर कंडक्टेंस ऑफ आयन A एंड B, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और वही बेटा कोलराश लॉ अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे लगाते हैं तो क्या होता है, ध्यान रखना बेटा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कोलराश लॉ सीधे सीधे लैम्डा एन कैटायन और लैम्डा एन एनायन करते हैं, वहां पे कोई भी हमको स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। लैम्डा एन इज जस्ट समेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन, बहुत अच्छी बात है। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एन इंटू क्या? वैलेंसी फैक्टर। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एन इंटू क्या? वैलेंसी फैक्टर। लैम्डा एन निकालना है तो मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी आ जाता है, मोलैरिटी की जगह सर नॉर्मेलिटी आ जाता है, ये चीज़ें बहुत अच्छी बात, ग्रेट नाइस वंडरफुल, ठीक है। तो ये भैया जी सारी की सारी चीज़ें हैं एंड यकीन मानिए इससे टू द पॉइंट चीज़ें कुछ नहीं हो सकती हैं ये चीज़ें, ठीक है। ग्राफ की भी बात कर लेते हैं। लैम्डा एम और जी का जो ग्राफ होता है रूट सी के साथ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इंक्रीज करता है बट थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करता है, तो हम इनको कांस्टेंट मान लेते हैं। लैम्डा एम C1 अप्रोक्सीमेटली लैम्डा एम C2 अप्रोक्सीमेटली लैम्डा एम C3 अप्रोक्सीमेटली लैम्डा एम इन्फिनिटी, ये हम लोग मानते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो बहुत स्ट्रांगली इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन कम करने पे, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना, लैम्डा एम कंसंट्रेशन C अपॉन लैम्डा एम नॉट, ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आयनिक इक्विलिब्रियम से जोड़ता है। चलिए सर, इतनी टू दी पॉइंट बातें थी और अब हम लोग बातचीत करेंगे किसके बारे में सर जी? अब हम लोग बातचीत करेंगे सवालों पे। अब हम लोग सर बातचीत करेंगे कहाँ पे सर? सवालों पे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवालों का कलेक्शन लेकर के आए हैं, उम्मीद करते सर आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन याद रखना बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मर्दों के खेलने की चीज़ है सर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सर मर्दानों के लिए, हिम्मत वालों के लिए है, मर्दों के लिए है, मर्दानियों के लिए है, कमज़ोर दिल वालों के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं है। पूरी अच्छे से बेटा थ्योरी रिवाइज करिएगा, ठीक है। थ्योरी पूरी अच्छे से रिवाइज करने के बाद ही सर देखिए आपको आएगा मज़ा। लेकिन हाँ, अगर आपने थ्योरी रिवाइज कर ली है उसके बाद सवालों को आइए, सवाल टफ है, टफ सवाल टफ लगेंगे, लेकिन आपको सिखा के जाएंगे। आपको बेटा हजारों कमज़ोर सवालों से ज़्यादा कंसेप्ट आपको सिखा के जाएंगे, टफ सवाल, और वो सारे बढ़िया बढ़िया सवाल हम आपको आज कराएंगे, आपको मजा आएगा, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट नाइस वंडरफुल। आते हैं सवालों पे। बेटा मेरा जो फेवरेट क्वेश्चन है वो ये है, दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। एंड मैं इस क्वेश्चन पे बेटा आने से पहले थोड़ा सा आपको एक दो हल्के सवाल कराना चाहूँगा, बट फॉर मी इट इज़ अ कंप्लीट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है तो मुझे लगता है कि सर आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन वाला पार्ट अपने आप में कंप्लीट रहता है। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैं इस क्वेश्चन पे सर मैं आज डेफिनेटली करूँगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। बट बिफोर कमिंग टू दिस क्वेश्चन, थोड़े से सर कुछ, क्योंकि हमारा जेईई मेन का एग्जाम है, कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन भी हम लोग जल्दी से ले लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ हाई स्पीड में करेंगे सवालों को। रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 50 ओम, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कप्पा, यूनिट से पकड़ा करो क्या है कप्पा, उसका इतना है। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर, अब देखो बेटा यहाँ पे कंसंट्रेशन कुछ और है और यहाँ पे कंसंट्रेशन कुछ और है। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन इतना है, उसकी मोलर कंडक्टिविटी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। बेटा देखो रेजिस्टेंस यहाँ पे आइए,
रेजिस्टेंस किसका, 0.5 मोलर का। देखो रेजिस्टेंस अलग अलग सोल्यूशन का अलग अलग होगा, तो 0.5 मोलर का रेजिस्टेंस जो है कितना है सर, 280 ओम। इससे हमारा इसका जी आ जाएगा किसका, 0.5 मोलर का आ जाएगा सर 1/280 ओम। ठीक है, ये इसका जी आ गया, जी इज 1/r। ठीक है, नाउ कप्पा बराबर जी इंटू एल बाई ए। क्या हमको जी पता है, यस पता है। क्या हमको एल बाई ए पता है, नहीं सर, सवाल में एल बाई ए नहीं है, सवाल में सर एल बाई ए नहीं। हमें देखिए कप्पा ही तो निकालना है, नहीं हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेंगे सर, किसमें, मीटर वाले में, मीटर वाले में। तो लैम्डा एम हमको निकालना है। लैम्डा एम कैसे आएगा, कप्पा अपॉन 1000 इंटू एम। कप्पा 1/280 एल बाई ए, सेल कांस्टेंट। ठीक है, 1000 और मोलैरिटी कितनी है सर, 0.5 मोलर। तो दिस इज द थिंग। अब पूरा का पूरा सर आंसर बचा हुआ है एल बाई की वैल्यू पे। अगर एल बाई मिल जाए तो मजा आ जाए। अब एल बाई कहाँ से निकालेंगे, ऊपर वाले डेटा से हम एल बाई निकाल सकते हैं। बाय यूजिंग टॉप डेटा वी कैन कैलकुलेट एल बाई। तो टॉप डेटा की मदद से सर एल बाई निकालेंगे। सेल कांस्टेंट सोल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है, सेल के फिजिकल डायमेंशन पे डिपेंड करता है। तो बाय यूजिंग टॉप डेटा हम एल बाई निकालते हैं। सर कप्पा बराबर जी इंटू एल बाई। तो सर एल बाई बराबर कप्पा अपॉन जी। सर जी कप्पा कितना दिया है 1.4। जी कितना दिया है 50, रेजिस्टेंस है तो 1/50। सॉल्व करने पे सर 70 आ जाएगा। ठीक है, 14 इंटू 5 70। अब इस 70 को हम यहाँ पे रख दें तो सर मजा आ जाएगा। 70 को सर हम यहाँ पे रख देंगे तो सर मजा आ जाएगा सीधे सीधे। चलिए सर रख देते हैं 70 को। तो 70 280 तो ये 1/4 1/2000। 1/2000 कितना होगा सर 10,000, मतलब 5 इंटू 10 की पावर -4। तो 5 इंटू 10 की पावर -4 विल बी द आंसर। सर जी 5 इंटू 10 की पावर -4 विल बी द आंसर एंड ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। टिंग 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 टिंग। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल विद सेल कांस्टेंट इतना। अच्छा अंकल ने सेल कांस्टेंट दिया है, यूनिट पे ध्यान दो बेटा, सेंटीमीटर है। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल विद सेल कांस्टेंट इतना, कंटेनिंग इतना KCl। अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भरा है, उसका रेजिस्टेंस दे दिया इतना। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl सोल्यूशन हमसे पूछ रहा है। अब बेटा एक चीज का ध्यान दो, जो KCl सोल्यूशन यहां पर है क्या वही KCl सोल्यूशन यहां पर है, यस। तो मतलब सेम कंसंट्रेशन है। ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, यूनिट क्या है सर, सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं। लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। सेंटीमीटर के केस में 1000 ऊपर रहेगा, मीटर के केस में 1000 नीचे रहेगा। सेंटीमीटर में ऊपर, मीटर में नीचे, सेंटीमीटर ऊपर मीटर नीचे, सेंटीमीटर ऊपर मीटर नीचे। वेरी गुड। तो लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। शाबाश। सर जी कप्पा की वैल्यू कितनी है, कप्पा की वैल्यू कितनी है, नहीं दिया है। कप्पा की वैल्यू नहीं दी, कोई बात नहीं। कप्पा बराबर जी इंटू एल बाई। कप्पा बराबर जी इंटू एल बाई। क्यों अलग से इक्वेशन लिखे जब एक ही में काम हो सकता है। अब बस काम खत्म, गेम ओवर। सर जी की वैल्यू, जी मतलब पार्ले जी 1/1500। एल बाई की वैल्यू 1.14। ठीक है, 1000 अपना 1000 ही होता है। मोलैरिटी की वैल्यू, सर जी मोलैरिटी की वैल्यू, सर मोलैरिटी की वैल्यू 0.001। 0.001, क्या बात है, शाबाश। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो सर जी जिंदगी का मजा आप जब लेंगे तो सर जिंदगी का मजा लेने के बाद क्या बचेगा, 2 0 यहाँ से कट जाएंगे। ठीक है, ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। और ये 3 0 ऊपर आ जाएंगे। सो वी हैव 1140, 3 0 इधर आ जाएंगे, सेट हो जाएंगे। 1140 इंटू 2/3। सॉल्व करने में 2280 अपॉन 3। सॉल्व करने में सर 7 21 18 का 6 760। मोस्ट प्रॉब्ली सर आंसर अपना 760 होना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली सर अपना आंसर 760 होना चाहिए। ठीक है सर, चलिए। ग्रेट नाइस वंडरफुल, ग्रेट नाइस वंडरफुल। ठीक है भाई, चलिए ग्रेट नाइस वंडरफुल।
A KCl solution इतना, resistance इतना, if the same cell filled with HCl solution the resistance drops to इतना, then the conductivity of HCl। भाई ये बहुत सिंपल सी बात है, कप्पा निकालना है इसका, कप्पा बराबर G इंटू एल बाई जी दिया है, एल बाई चाहिए, एल बाई ऊपर से निकाल लेना, एल बाई ऊपर से निकाल करके नीचे रख देना, आंसर हो जाएगा। तो इट्स अ होमवर्क क्वेश्चन, आप लोग बेटा कर लोगे बड़ा इजीली, ठीक है, करना, कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा लगेगा आपको। 5 मिलीमोल पर डेसीमीटर क्यूब, बेटा याद रखना डेसीमीटर क्यूब क्या होता है सर, लीटर ही होता है। डेसीमीटर क्यूब इज नथिंग बट लीटर, तो मोल पर लीटर मतलब मोलैरिटी, मोल पर लीटर मतलब मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी कितनी है सर, मोलैरिटी कितनी है सर, 5 इंटू 10 की पावर -3, 5 इंटू 10 की पावर -3, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें कंडक्टेंस G दिया हुआ है, मोलैरिटी दी हुई है, द मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम पूछ रहा है, ठीक है सर, लैम्डा एम पूछ रहा है, बता देंगे। मीटर में निकालना है, मीटर में निकालना है, तो मीटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कप्पा अपॉन 1000 इंटू एम। अब कप्पा मिल जाए तो बस सीधी सी बात है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, कप्पा अपॉन 1000 इंटू एम, तो कंसंट्रेशन गिवन है, कप्पा गिवन है क्या, कप्पा हम लोग निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट से कप्पा आएगा, कप्पा आ जाएगा, सो कप्पा अपॉन 1000 इंटू एम, सीधे सीधे निकालेंगे, काम खत्म, ठीक है। बट थोड़ा सा बेटा यहाँ फॉर्मूले का ध्यान रखना होगा, तो चलिए इस सवाल को मैं करता हूँ। सोल्यूशन एक ही है KCl का, तो बेटा लैम्डा एम बराबर कप्पा अपॉन 1000 इंटू एम, ये सर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे कप्पा कितना है नहीं पता है, तो कप्पा बराबर G इंटू एल बाई ए, क्योंकि मीटर है ना तो इसीलिए 1000 नीचे आएगा, सेंटीमीटर में ऊपर, मीटर में नीचे, बहुत अच्छी बात है। अब सर G की वैल्यू क्या है, G की वैल्यू क्या है, G की वैल्यू क्या है, हाँ सर देखिए G की वैल्यू क्या है, सर G की वैल्यू है यहां पर हैज अ कंडक्टेंस, अच्छा G कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ही सीधे सीधे दिया हुआ है यहां पर 0.55 मिली, मतलब 10 की पावर -3, एल बाई ए, यहां पर बच्चों देखिए एल बाई ए सेंटीमीटर है, जब हर जगह मीटर है तो तुम क्यों सेंटीमीटर में हो, जब सब कुछ मीटर में है तो तुम क्यों सेंटीमीटर में, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, इस सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एल बाई ए, एल बाई ए कितना है सर 1.3 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.3 सेंटीमीटर इनवर्स। 1 सेंटीमीटर कितना होता है सर, 1/100 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर कितना होता है सर, 1/100 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर कितना होता है सर, 1/100 मीटर होता है, बहुत अच्छी बात है। तो इट इज 130 मीटर इनवर्स, इट इज 130 मीटर इनवर्स, सर ये वैल्यू हमारी 130 मीटर इनवर्स हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, 130 मीटर इनवर्स हो जाएगी, बहुत अच्छी बात है, ठीक है सर। अब इसको रख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 130 मीटर इनवर्स, क्या बात है 1000, हाँ सर, और मोलैरिटी कितनी है सर 5 इंटू 10 की पावर -3, मोलैरिटी कितनी है 5 इंटू 10 की पावर -3। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, ठीक है बेटा ध्यान रखिएगा हमने क्या किया, 1.3 अपॉन सेंटीमीटर है ना, तो 1 अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या लिखेंगे 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर कितना होता है 1/100 मीटर होता है ना, ये चीज़, मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए सर इसको सॉल्व करते हैं, ये 3 0 यहाँ से कटेंगे, बहुत अच्छी बात है, और ये 55 यहाँ से कट जाएगा, 0.11 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बस सीधे सीधे सॉल्व कर लेते हैं, सीधे सीधे यहाँ पर क्या होगा, इसको मैं हटाऊंगा तो यहाँ पे 10 की पावर -5 आएगा, 11 10 की पावर -5, और 11 को यहाँ पे करेंगे तो 143, 11 इंटू 13 143, और साथ में 0, और साथ में क्या सर 10 की पावर -5, तो इट इज 0.01430, 1 2 3 4 5, हाँ 0.01430, ठीक है 0.01430, ये हमारा यहाँ पे आंसर आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा रहेगा, मिली में इसको आंसर करना है, मिली में मतलब 10 की पावर -3 में अगर हमको करना है तो इट इज 1.43 इंटू 10 की पावर, सॉरी
इसी को हमें मिली में करना है, तो 14.3 इंटू 10 की पावर -3 यहां पर हो जाएगा, तो मिली में आंसर हमारा 14.3 हो जाएगा। 14.3 विल बी द आंसर। ठीक है सर, 14.3 विल बी द आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल। यूनिट्स में बड़ा अच्छा से इसमें कंफ्यूज कराया था। यूनिट्स में देखिए 2 जगह इसने गेम खेला था। सबसे पहली चीज यहां पे इसमें जो कैलकुलेशन है मीटर में निकालना है। अगर चीजों को बेटा मीटर में लगाना है तो जो फॉर्मूला होगा कप वो लैम्डा एम का वो ये लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज उसने यहां पर जो सेल कांस्टेंट दिया वो सेंटीमीटर में दे दिया है। अब हर जगह जब मीटर मीटर चल रहा है तो मीटर वाला ही हम लोग गेम खेले, तो हमने इस सेल कांस्टेंट को मीटर में कन्वर्ट करना था। ये एक अच्छा यहाँ पे इन्होंने से ट्रैप सेट किया हमारे लिए, और जिसके आधार पे ये सवाल हमने किया। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि सर यहाँ पर कितना, मतलब यहाँ पर कितना बच्चों, यहाँ पर कितना मतलब डेसिमल के प्लेस पे हमको सर यहाँ पर ध्यान देना है। इस चीज़ पे हमको ध्यान रखना है कि हमको इस सवाल में कितना डेसिमल प्लेस पे सर हमको ध्यान रखना है, सिंगल डेसिमल या परफेक्ट इंटीजर वगैरह वगैरह ये सब। तो 14.3 है, राउंड ऑफ करेंगे 14 आएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ समझिए, मैं अभी नीट वाले बच्चों को मोल कंसेप्ट पढ़ा, तो उसमें एनसीईआरटी में बच्चों को पढ़ा रहा था मोल कंसेप्ट, तो उसमें बेटा राउंड ऑफ के बड़े अच्छे रूल्स दिए हुए हैं। तो क्लास 11th एनसीईआरटी में सिग्निफिकेंट फिगर वाले पार्ट में राउंड ऑफ के बड़े अच्छे रूल्स थे, वो मैंने बच्चों के साथ डिस्कस किए थे। तो प्लीज़ बेटा मैं मैथ्स वाले बच्चों को उस वीडियो का एक छोटा सा बेटा पार्ट में दूंगा, सिग्निफिकेंट फिगर वाला पोर्शन, उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो के बाद मतलब इस वीडियो के अगले दिन मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर वाला पोर्शन दूंगा प्लीज़, क्योंकि इंटीजर टाइप क्वेश्चन में ना वो बहुत ज़रूरी है, राउंड ऑफ के रूल्स आपको पता होने चाहिए। चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। आते हैं अब अपने इस क्वेश्चन पे। ठीक है, कंडक्टिविटी मतलब कप्पा ऑलवेज इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, रॉन्ग। ठीक है, कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन घटाने पे घटती है। ठीक है, जी बढ़ता है, कंडक्टिविटी कम होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या है, पर एमएल की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता। कंसंट्रेशन कम होगी, पर एमएल आयंस कम होंगी, कंडक्टिविटी भी कम होगी। मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, यस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में धीरे धीरे बढ़ता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में धमाकेदार तरीके से बढ़ता है, ये चीज सही है। तो S1 इज रॉन्ग, S2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अपने एडवांस वाले क्वेश्चन पे। चलिए सर इस सवाल पे आते हैं। अब ये जो सवाल है सर, देखिए सवाल क्यों मुझे पसंद है। एडवांस में तो बहुत सारे सवाल होते हैं, हमें ये सवाल क्यों पसंद है? हमें ये सवाल इसलिए पसंद है क्योंकि इस सवाल में आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, हमें सर सवाल ये इसलिए पसंद है क्योंकि इस सवाल में सर आयनिक इक्विलिब्रियम और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छे लेवल पे सर देखिए यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड कम ऑन लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज वी हैव टेकन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgBr। AgBr का सैचुरेटेड सोल्यूशन है, मतलब उसमें इक्विलिब्रियम आ गया है। If 10 की पावर -7 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एडेड टू 1 लीटर ऑफ दिस सोल्यूशन, AgBr के सैचुरेटेड सोल्यूशन में अगर सिल्वर आयन ऐड करेंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण AgBr की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो जितनी उसकी सॉल्युबिलिटी प्योर वाटर में होती है सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में उससे कम होगी। फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ 10 की पावर -7। ठीक है, हमें इस सोल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालनी है। अब यहां पर सबसे पहले जो लेजेंडरी कंसेप्ट है उसको समझो। बेटा देखो कंडक्टिविटी कप्पा होती क्या है, 1 ml की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता, 1 ml सोल्यूशन की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता। अब अगर मान लो 1 ml सोल्यूशन में 2 इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट ए है, इलेक्ट्रोलाइट बी है, इलेक्ट्रोलाइट ए की C1 कंसंट्रेशन है, इलेक्ट्रोलाइट बी की C2 कंसंट्रेशन है। तो याद रखना ये दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट A1 A और B इस ड्रॉप में कंसंट्रेशन C1 और C2 के साथ मौजूद हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता होगा वो वैल्यू इसी के बराबर होगी जब हमारे पास 1 ml, जब हमारे पास 1 ml सोल्यूशन है जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट A है विद C1 कंसंट्रेशन और 1 ml इलेक्ट्रोलाइट B है विद C2 कंसंट्रेशन। ये चीज समझिएगा। तो जो कंडक्टिविटी होती है वो एक एडिटिव क्वांटिटी है। जो कंडक्टिविटी है वो बेटा एडिटिव क्वांटिटी है। मतलब क्या? कंडक्टिविटी ऑफ A+ B मिक्सचर
कंडक्टिविटी ऑफ ए प्लस बी मिक्सचर, कंडक्टिविटी ऑफ ए प्लस बी मिक्सचर, ए और बी का जो मिक्सचर है उसकी जो कंडक्टिविटी होगी वो ए का और बी के कंडक्टिविटी के इंडिविजुअल कंडक्टिविटी के सम के बराबर होगी। दैट इज द थिंग। ये एक बहुत लेजेंडरी बेटा एडवांस लेवल का सवाल है। हम लोग पहले बच्चों को इसको पढ़ाया करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में लेवल थोड़ा सा कम होने लगा, मतलब उतना ज़्यादा भयानक सवाल जब नहीं बनता था तो फिर इस तरह के सवाल हम लोग कम करने लगे, ठीक है। बट ये अपने आप में सर लेजेंडरी क्वेश्चन होता है, मतलब समय के ऊपर होता है। इफ़ यू हैव टाइम, मतलब जब फुल कोर्स चलता है तब तो बच्चों को देखिए कराया जाता है, लेकिन क्रैश कोर्स वगैरह के दौरान ये सब सवालों से बचते हैं, क्योंकि इतना भारी सवाल मेंस वगैरह में नहीं होता है। बट द थिंग इज, ये जो सवाल है फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ाया जाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रेशर नहीं है ना ये चीज़। और ये सवाल सिर्फ मेंस नहीं, मेंस 1 मेंस 2 एडवांस सबके लिए सर इंपॉर्टेंट है। तो बेटा देखो 1 ml में अगर मान लो 5 आयन हैं, 2 A के 3 B के, तो ये 5 की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता मिलकर के इस 1 ml को कंडक्टिंग बनाएगी। अब अगर हमने 1 ml में 2 आयन लिए A के और 1 ml में 3 आयन लिए B के, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है वो 2 A के कारण हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट 3 B के कारण हो रही है। अब इनकी जो कंडक्ट करने की क्षमता वही मिल गई तो यहाँ पर बनेगी। वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, मेन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की क्षमता, और वो किस पे है, आयंस के कारण है। जितने आयन मिक्सचर में उतने ही आयंस इंडिविजुअल लिए तो कंडक्टिविटी ऐड हो जाएगी, बस सीधी सी बात। एज लॉन्ग एज द कंसंट्रेशन इज सेम, कंडक्टिविटी इज एडिटिव क्वांटिटी। इस लाइन को लिख लीजिए, कंसंट्रेशन अगर सेम है तो कंडक्टिविटी एडिटिव क्वांटिटी है। लेकिन याद रखना, कंडक्टिविटी C1 कंसंट्रेशन पे, कंडक्टिविटी C1 कंसंट्रेशन पे और कंडक्टिविटी C2 कंसंट्रेशन पे कभी भी सेम नहीं होती है। कंडक्टिविटी हाईली डिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कम करने पे कंडक्टिविटी भी कम होती है। तो यहां पे बेटा कंसंट्रेशन सेम है, A की C1, यहां पर भी A की C1, B की C2, यहां पर भी B की C2, बस मिक्सचर है तो क्या हुआ, है तो A और B ही ना ये चीज, बस। ये एक लेजेंडरी सवाल है, लेजेंडरी सवाल है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सवाल सर एडवांस वाले बहुत लेजेंडरी होते हैं, मतलब मजा दे देते हैं सर, ऐसा मजा देते हैं कि वो मजा सर कहीं नहीं है जिंदगी में। और बिना इन सवालों को पढ़ाना एक बेकार है यार। लल्लू चीजें पढ़ा करके पूरा समय खराब किए जा रहे हो, कोई इसका मतलब नहीं है सर। बच्चों को अच्छे सवालों को दिखाना पड़ेगा, बच्चों को रियलिटी चेक कराना पड़ेगा। इसके लिए उनको डांटना भी चाहिए, कूटना भी चाहिए, गरियाना भी चाहिए, क्योंकि जब टीचर बच्चों को सब कुछ दे रहा है तो उसका हक बनता है, मारने पीटने हर चीज़ का उस पर हक बनता है। और ये जो ज्ञान वाले जो आते हैं ना बीच में देने के लिए, वो बस ज्ञान देकर के भाग जाते हैं। वो तो साल भर आपके साथ रहेंगे नहीं, बस आएंगे बीच में ज्ञान देंगे, क्लिप को लेकर के कुछ करने के। भाई जो टीचर बच्चों के साथ साल भर लगा हुआ है, आप उसके साथ रहिए, फिर ज्ञान दीजिए ना। आप अपनी फील्ड में ज्ञान दीजिए, टीचर जहाँ पे उस पर सर ज्ञान की वेक्टर लॉ एडिशन मत लगाइए। चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। क्योंकि सिर्फ एक उस इंसिडेंट के आधार पे टीचर को जज मत करिए, टीचर को जज करिए उसके पूरे साल भर के इन्वॉल्वमेंट के आधार पे, ठीक है। और हम अभी भी गरम दल के नेता हैं। आज की जनरेशन में जो बच्चों की पिटाई नहीं हो रही माँ बाप के द्वारा, इसके बहुत ही बेकार परिणाम होंगे। बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए, लेकिन सिर्फ वन वे चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हम चीज़ें शुड बी टू वे होनी चाहिए। जब मार अव्वल दर्जे की है तो प्यार भी अव्वल दर्जे का होना चाहिए, ये चीज़ है। आप मार तभी सकते हैं जब आप बच्चे को उतना लेवल का प्यार दें कि वो आपकी उस मार को झेल सके। सिर्फ आए मार के चले जाएं, वो गलत है। तो इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, और ये पर्सन टू पर्सन चीज़ें अप्रोच डिफर करती है। हम तो भाई देखिए खुल के रहना पसंद करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, और अपने विचारों को सही तरीके से बताना चाहिए, ये चीज़ है। बच्चे जब इतना प्यार देते हैं तो बच्चे गाली भी दे सकते हैं, लेकिन गाली एक तरीके से होनी चाहिए, और वही बच्चा दे सकता है जो आपके साथ है, जो पढ़ रहा है। किसी बाहर वाले की औकात नहीं होनी चाहिए। गाली देने का मतलब लिटरल गाली नहीं होती, मारने का मतलब लिटरल मारना नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ समझिए। चलिए आइए हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो कप्पा इज एन एडिटिव क्वांटिटी, कप्पा इज एन एडिटिव क्वांटिटी, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। चलिए सर, हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है AgBr का,
उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया। अब यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन पता करनी है कि AgBr की कंसंट्रेशन क्या है, सिल्वर नाइट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है। ये अब हमको बेटा अब कंसंट्रेशन पता करनी है। ठीक है, चलिए सर, अब सारा का सारा खेल है कंसंट्रेशन पता करने का। तो AgBr का प्रेसिपिटेट है Ag प्लस एंड Br माइनस। सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट के कारण कितने सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट के कारण Ag प्लस पहले से ही है 10 की पावर -7। अब कुछ AgBr डिसॉल्व हुआ तो कितना डिसॉल्व हुआ, 10 की पावर -7 प्लस S। लेट से S मोल इसके डिसॉल्व हो गए, S मोल डिसॉल्व होने से Ag प्लस S मोल आ गया और Br माइनस भी S मोल आ गया। तो इक्विलिब्रियम सोल्यूशन में कंसंट्रेशन इनकी इतनी है। अब नाउ एट इक्विलिब्रियम K बराबर RQ, नाउ एट इक्विलिब्रियम K बराबर RQ। सर K कितना है, AgBr का केस भी कितना है, इतना। सो K बराबर RQ, K कितना है 12 इंटू 10 की पावर -14। ये कितना है सर S प्लस 10 की पावर -7 और ये भी S। ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझिए, लेट से जो S की वैल्यू है वो x इंटू 10 की पावर -7 है। लेट से जो S की वैल्यू वो x इंटू 10 की पावर -7 है। इससे क्या होगा, 10 की पावर -7 बाहर आ जाएगा और हमें चीज़ों को सॉल्व करना बड़ा इजी होगा। तो लेट से S इज x इंटू 10 की पावर -7, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो बेटा ऐसा करने पे ये -7 यहाँ से कॉमन लेंगे, -7 यहाँ से और -14 से कट जाएगा, तो 12 बराबर S प्लस x। ठीक है, 12 बराबर x प्लस 1, ठीक है, इंटू एक्स, बस ये आ जाएगा। अब बेटा सीधे सीधे इसको ओरली में देख करके बता सकता हूँ सर x बराबर 3 है, 3 and 4, 4 3 12, तो x यहां से आ जाएगा सर 3। देखिए सर ये है सर मजा, इसलिए जो मैंने किया वैसे किया। मैं ऐसा कैसे कर पाया, क्योंकि मैंने इस तरह के सर बहुत सारे सवाल लगाए हुए हैं। इस तरह का ये 1 घंटे का वीडियो लेने से पहले सर बहुत तैयारी करनी पड़ती है सर, ऐसे नहीं होता कोई टीचर के लिए। और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं होती कि भाई टीचर को पढ़ करके, टीचर को एकदम बिंदास पढ़ के आना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ समझिए। तो टीचर पढ़ाने के लिए आपसे बहुत ज़्यादा पढ़ता है, इसीलिए सर उसका दिमाग भी बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, ये चीज़ चलिए सर समझिए। तो यहाँ पे सर x की वैल्यू 3 आ जाएगी, बहुत अच्छी बात है। तो अब हमारे पास सर गेम हो गया। सोल्यूशन में AgBr की सॉल्युबिलिटी, सोल्यूशन में सर AgBr की सॉल्युबिलिटी पूरा अलग पेज में लेते हैं। सोल्यूशन में सर AgBr की सॉल्युबिलिटी S मोल है, विच इज कितना सर 3 इंटू 10 की पावर -7 है। सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट भी हमने ऐड किया है 1 इंटू 10 की पावर -7। तो इनकी कंसंट्रेशन सोल्यूशन में इतनी इतनी है, हमारे सोल्यूशन में इनकी कंसंट्रेशन इतनी इतनी है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब बस हम काफ़ी हद तक बेटा सवाल के करीब आ गए, आइए समझते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास मोलर कंडक्टेंस दिया है सिल्वर, Br एंड नाइट्रेट का 6, 8 और 7। AgBr और नाइट्रेट, AgBr नाइट्रेट 6, 8 और 7, 10 की पावर -3। ठीक है, तो सिल्वर, ब्रोमाइड और नाइट्रेट का हमारे पास मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है और ये सब मीटर में है। एवरीथिंग इज इन मीटर, ईच एंड एवरी डेटा इज प्रेजेंट इन मीटर। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन मीटर्स, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से हम लोग इनके मोलर कंडक्टेंस हमको दिए हुए हैं, तो इनसे हम लोग मोलर कंडक्टेंस AgBr निकाल लेंगे और मोलर कंडक्टेंस AgBr आएगा 8 से 14, 10 की पावर -3। ठीक है, अब मोलर कंडक्टेंस AgBr एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, AgBr एक सॉल्ट है, सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो इसका मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पे है वही इसका मोलर कंडक्टेंस AgBr की गिवन कंसंट्रेशन पर भी होगा, क्योंकि मोलर कंडक्टेंस λm कांस्टेंट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं और इस पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, λm बराबर कप्पा अपॉन 1000 इंटू m। ठीक है, कप्पा AgBr हमें निकालना है, 1000 होता है। ठीक है सर, 1000 होता है। और मोलैरिटी कितनी दी है सर, मोलैरिटी हमको कितनी दी है सर, मोलैरिटी हमने निकाली हुई है सर AgBr की मोलैरिटी 3 इंटू 10 की पावर -7, 3 इंटू 10 की पावर -7। सॉल्व करने पे कप्पा AgBr आ जाएगा, सॉल्व करने पे कप्पा Ag 14 3 42, ठीक है 42
और ये कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर -4, -4 यहाँ पे आएगा, -4 यहाँ पे आएगा, -7। ठीक है, कप्पा AgBr 42 × 10⁻⁻7। सेम कंसेप्ट अब मैं सिल्वर नाइट्रेट के लिए भी लगाऊंगा, सेम कंसेप्ट सिल्वर नाइट्रेट के लिए भी लगाऊंगा। लैम्डा AgNO3 इनफाइनाइट बराबर लैम्डा AgNO3 गिवन कंसंट्रेशन C एंड दैट विल बी कप्पा अपॉन 1000 × m। कप्पा क्या, सिल्वर नाइट्रेट का। सॉल्व करेंगे सर पूरा का पूरा, सिल्वर नाइट्रेट की वैल्यू हो जाएगी 7 6 13, 13 × 10⁻³ कप्पा सिल्वर नाइट्रेट निकालना है, 1000 मोलैरिटी उसकी 10⁻⁻7 है। सॉल्व करने पे कप्पा सिल्वर नाइट्रेट, सॉल्व करने पे बेटा कप्पा सिल्वर नाइट्रेट आ जाएगा हमारा 13 × 10⁻⁻7। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। AgBr आ गया, सिल्वर नाइट्रेट आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे, काम खत्म। कप्पा AgBr प्लस सिल्वर नाइट्रेट विल बी कप्पा AgBr प्लस कप्पा सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, दोनों को बेटा सम करेंगे हम यहां से। AgBr 42, Ag नाइट्रेट 13, 42 13। सॉल्व करेंगे सर 55 × 10⁻⁻7। हमें 10⁻⁻7 के मल्टीपल में लाना था, तो आंसर जो हम लोग रिपोर्ट करेंगे सवाल का 55 होगा। इस सवाल का जो सर आंसर रिपोर्ट किया जाएगा दैट विल बी कितना सर, 55। बहुत ही लेजेंडरी क्वेश्चन सर, बहुत ही लेजेंडरी क्वेश्चन। 55 इज द करेक्ट आंसर। लेजेंडरी अल्ट्रा लेजेंडरी क्वेश्चन, इससे अच्छा जिंदगी में कुछ है नहीं। इस सवाल के आंसर निकालने के बाद जो आपको बेटा ज्ञान की अभिभूति होती है, उस सेटिस्फैक्शन से बेटर बेटा जिंदगी में कुछ भी नहीं है। जिंदगी में सर कुछ भी नहीं। बहुत जबरदस्त सवाल है ये, ठीक है, बहुत जबरदस्त सवाल है। चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो ये हमारे पास सर देखिए पोर्शन है, ये हमारे पास सर देखिए पोर्शन है, एंड दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी ग्रेट क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज क्या किया, कैसे किया, समझिए पहले। कप्पा अगर आपको मिक्सचर का निकालना है तो इंडिविजुअल सोल्यूशन का कप्पा निकाल लीजिए, कप्पा मिक्सचर का आ जाएगा। पहले तो ये ज्ञान याद रखिए, कप्पा एडिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, कप्पा एडिटिव क्वांटिटी है। अब हमें कप्पा निकालना है, हमारे पास मिक्सचर किसका है, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, अब कप्पा सिल्वर ब्रोमाइड का कैसे निकाले, कप्पा सिल्वर नाइट्रेट का कैसे निकाले। लैम्डा एम से कप्पा निकाला जा सकता है, लैम्डा एम बराबर कप्पा अपॉन 1000 × m। अब लेकिन लैम्डा से कप्पा निकाल सकते हैं, बट उसके लिए मोलैरिटी पता होनी चाहिए, कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। तो सोल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन है ये तो पता चले ना, क्योंकि शुरुआत में सैचुरेटेड सोल्यूशन था, उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया तो कंसंट्रेशन बदल जाएगी। तो सोल्यूशन में कितनी कंसंट्रेशन होगी, तो इसके लिए हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में जैसे आपको बेटा इक्वेशन बनाना सिखाया था, वैसे सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट से इतना सिल्वर आयन है, AgBr के डिजोल्व होने से इतना आ गया। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, बट बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है इस तरीके से। S को आप x × 10⁻⁻7 मान लीजिए। ठीक है, ये चीज़, ये एग्जाम्पल, ये आइडिया आ जाता है। बाकी आप नॉर्मल तरीके से करिए, आपकी मर्जी। ठीक है, वही डिस्क्रिमिनेंट वाले तरीके से रूट निकालिए, आंसर आएगा, उससे भी आएगा आंसर। ठीक है, ये चीज़, तो ये आ जाएगा। तो हमने सर सॉल्युबिलिटी निकाल ली। अब हमारे पास AgBr की सॉल्युबिलिटी आ गई, हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी आ गई, सोल्यूशन में सबकी सॉल्युबिलिटी आ गई, कितनी कितनी कंसंट्रेशन है। अब कंसंट्रेशन आ गई, अब लैम्डा एम के फॉर्मूले से हमने फॉर्मूला कर दिया। अब लेकिन याद रखना, लैम्डा एम तो हमको कोलराश लॉ से इनफाइनाइट डाइल्यूशन का है, बट याद रखना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो लैम्डा एम होता है वो बहुत हल्की हल्की वेरी करता है, तो आप उसको बेटा कांस्टेंट मान सकते हो। जो लैम्डा एम इन्फिनिटी पे है वही लैम्डा एम C कंसंट्रेशन पर भी है। थ्योरी में बताया है मैंने, थ्योरी में देखिए सर बताया है मैंने, ये थ्योरी में देखिए सर ये चीज़ बताई हुई है मैंने। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये चीज़ लगा सकते हैं, बहुत अव्वल दर्जे की सर कंसेप्ट है। किसी चीज़ को सीधे सीधे बता देना और उसी चीज़ को सर घुमा घुमा के 2 घंटे बताना, कंसेप्ट तो वही रहेगा ना, ये चीज़। तो सर हमने लैम्डा एम निकाला, लैम्डा एम जो इनफाइनाइट कंसंट्रेशन पे वही C कंसंट्रेशन पे होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में लैम्डा एम कांस्टेंट रहता है नियरली। न्यूमेरिकल के लिए तो ऐसा कर सकते हैं, बस काम खत्म, गेम ओवर।
तो कप्पा सिल्वर नाइट्रेट निकाला, कप्पा सिल्वर ब्रोमाइड निकाला, दोनों को कप्पा को ऐड कर दिया क्योंकि कप्पा एडिटिव क्वांटिटी, आ गया आंसर। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। ठीक है, चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। तो यहां पर हम इस वीडियो सीरीज के पहले पार्ट को सर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें कि हमने इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के सवाल देखे हुए हैं। अब थोड़ा सा आपको नर्स्ट इक्वेशन और फैराडे लॉ के ऊपर जल्दी से सवाल करा देते हैं। ठीक है, चलिए सर सेकेंड पार्ट पे आते हैं। तो हमने ये जेईई एडवांस 2006 का लेजेंडरी क्वेश्चन किया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने पिटारे में कौन कौन से सवाल हैं, इन पे इधर आते हैं। सो भाई अब हमारे पास आता है ये सवाल, द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द गिवन सेल रिएक्शन। ओके, सो नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम, बट कोई ना, ठीक है। जो आंसर की है सो कोई ना, टेंशन नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोगों ने जेईई एडवांस 2006 का लेजेंडरी क्वेश्चन किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसके सवालों को देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो सर अगला सवाल अपना ये आता है, द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द गिवन सेल रिएक्शन एट 298 केल्विन। हमसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, ओके। सो हमसे डेल्टा जी नॉट पूछ रहा है। डेल्टा जी नॉट का सर फॉर्मूला माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल। देखो दो फॉर्मूले याद रखो, डेल्टा जी नॉट पूछेगा सीधे सीधे फॉर्मूला, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर पूछेगा तो मैंने अभी अभी आपको बताया था सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर 10 टू द पावर माइनस एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059 ना, ये चीज़। सो हम लोगों का जो ये फॉर्मूला था दैट वाज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, जो हमको ध्यान रखना होगा। कौन सा फॉर्मूला सर? ये वाला। ठीक है, के इक्विलिब्रियम बराबर 10 टू द पावर माइनस एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059। के इक्विलिब्रियम बराबर 10 टू द पावर, के इक्विलिब्रियम बराबर 10 टू द पावर माइनस एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059। ठीक है, ये दो फॉर्मूले सर याद रखिए, काफ़ी यूज होते हैं सवालों में। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। ठीक है, ये चीज़ें। अब यहाँ पर माइनस होता है। चलिए सर आते हैं, तो सीधी सी बात है, इस रिएक्शन का ई नॉट सेल हमको दिया हुआ है 2 वोल्ट। सीधे सीधे इक्वेशन कर लेते हैं। क्या हम इस सवाल को बिना पेन चलाए कर सकते हैं? यस। इस रिएक्शन में एन कितना है? 2 है, 2 96,500, एंड देन ई नॉट सेल कितना है हमारा? 2 वोल्ट। ठीक है, इस सवाल को हम क्या बिना पेन चलाए कर सकते हैं? यस। माइनस एन ई नॉट सेल माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एफ की वैल्यू 96,500 एंड देन 2 and 2 4। अब ये 96,500 मोटा मोटा 1 लाख है, 96,500 बेटा मोटा मोटा 1 लाख है, ये 1 लाख और ये 4, तो -4 लाख जूल। उसको बेटा किलो जूल में कन्वर्ट करें तो -400 किलो जूल आएगा। लेकिन आंसर -400 से थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू को बढ़ाया है। 96,500 को हमने जब लार्ज किया था, बड़ा किया था, तो 400 आया। कम करेंगे तो उससे कम आएगा। तो जो आंसर 400 से थोड़ा कम है और नेगेटिव है, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का बेटा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिना पेन चलाए किया जा सकता है। यस, और आपको इस तरह के सवाल मिलेंगे। बहुत अच्छी बात है। फॉर द गिवन सेल, ये चीज। अच्छा, अब ये देखिए इंटरेस्टिंग चीज है। इस चीज को कहते हैं क्या? कंसंट्रेशन सेल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्या सर? कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। थ्योरी में ही लिख देता हूँ, काम आएगा, अलग से लिखने से बेटर है। थ्योरी वाले पेज में ही ऐड कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, यहाँ पे सर देखिए कंसंट्रेशन सेल। देखो कोई भी गैल्वेनिक सेल कब काम करता है बेटा? गैल्वेनिक सेल तब काम करेगा जब उसका डेल्टा जी नेगेटिव है। और डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा? जब ई नॉट सेल, जब ई सेल पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्या पॉजिटिव होगा? ई सेल। अगर किसी भी रिएक्शन का ई सेल पॉजिटिव है तो उस सेल की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ये
असली कंसेप्ट है। तो ई सेल को पॉजिटिव होना चाहिए। ई नॉट सेल जाए तेल लेने, उस समय कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ई नॉट सेल तेल लेने जाए तो भी सेल काम कर सकता है, यस 100%। एज लॉन्ग एज ई सेल इज पॉजिटिव, सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है ये चीज़। तो इसी कंसेप्ट को लेकर के हमने एक कंसंट्रेशन सेल बनाया। कंसंट्रेशन सेल में एनोड, ठीक है, और कैथोड सेम बंधे होते हैं। कंसंट्रेशन सेल में बेटा एनोड और कैथोड सेम बंधे होते हैं। जो रिएक्शन एनोड पे है वही रिएक्शन का उल्टा कैथोड पे है, बस ऑक्सीडेशन का उल्टा रिडक्शन, ये चीज़ है। लेकिन इसके बावजूद भी इस कंसंट्रेशन सेल में एनोड और कैथोड पे रिएजेंट सेम है, रिएक्शन सेम है, बट इसके बावजूद भी बेटा सेल काम करता है जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन क्या कंसंट्रेशन। कैसे होता है बेटा, एनोडिक सोल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होती है वो लो होती है। एनोडिक सोल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है वो लो होती है, और कैथोडिक सोल्यूशन में जो कंसंट्रेशन है वो बेटा हाई होती है। एज लॉन्ग एज एनोड कम है कैथोड ज़्यादा है, कंसंट्रेशन सेल काम करेगा। लेकिन जैसे जैसे सेल काम करता है, गैल्वेनिक सेल काम कर सकता है, हम सबको पता है। एनोड में धीरे धीरे जिंक रॉड से निकल के सोल्यूशन में आता है, तो सोल्यूशन जिंक सोल्यूशन में आता है, तो एनोडिक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती है। इसीलिए तुम्हें शुरुआत में उसे कम लेना है। कैथोड में क्या होता है, सोल्यूशन से कॉपर आयन निकल के रॉड पे डिपॉजिट होता है, तो वो कम होता है। तो हमने शुरुआत में एनोड पे कम लेना है, कैथोड पे ज़्यादा लेना है। लेकिन समय के साथ क्या होगा, ये ऐसे होता है। जब तक इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, जब तक इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, सेल काम करेगा। लेकिन जैसे ही दोनों कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन सेम होगी, सेल काम करना बंद कर देगी, क्योंकि तब ई नॉट सेल के साथ साथ ई सेल भी जीरो हो जाएगा। मुद्दे की बात है, ई सेल जीरो हो जाएगा तब, ठीक है। तो एनोडिक सोल्यूशन में लो कंसंट्रेशन, कैथोडिक में हाई कंसंट्रेशन, और ऐसा करने पर हमारी सेल रिएक्शन पॉजिटिव होती है। क्योंकि अब जब हम यहाँ पे नस्ट इक्वेशन लगाएंगे, पहले एनोड की रिएक्शन फिर कैथोड की रिएक्शन, दोनों को ऐड करके इलेक्ट्रॉन काट देना, तो वहाँ पे जो रिएक्शन बनती है वो होती है ए सॉलिड टू ए एन प्लस एक्वस, कितना कंसंट्रेशन C1, एंड ए एन प्लस एक्वस, कितना कंसंट्रेशन C2 कैथोड वाला, एंड ए सॉलिड। ये हमारी बच्चों देखिए ओवरऑल सेल रिएक्शन बनती है। दिस इज ओवरऑल आवर सेल रिएक्शन। अब दोस्तों ये पूरी की पूरी हमारी सेल रिएक्शन है। अब इस सेल रिएक्शन का जब मैं गैल्वेनिक सेल पे कार्यक्रम करता हूँ, जब मैं बच्चों इस सेल रिएक्शन का बच्चों गैल्वेनिक सेल पे कार्यक्रम करता हूँ, तो देखिए क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल। नाउ ई नॉट सेल क्या होगा, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, दोनों सेम बंदे हैं तो जीरो हो जाएगा। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, एन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लॉग बेस 10 RQ। अब RQ क्या होगा, C1 अपॉन C2, ठीक है। अब बेटा ये चीज़ याद रखिए, जब तक C1 अपॉन C2 का वैल्यू 1 से कम है, जब तक C1 अपॉन C2 की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है, C1 अपॉन C2 की वैल्यू 1 से कम है। कब 1 से कम होगी, जब C1 कम होगा और C2 ज़्यादा होगा। जब तक C1 अपॉन C2 1 से कम है, 1 से कम होने पे लॉग की वैल्यू नेगेटिव होती है, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। ये यहाँ पे सर सीन है। तो एज लॉन्ग एज C1 अपॉन C2 लेस देन 1, ई सेल विल बी पॉजिटिव। तो ये हमारा कंसंट्रेशन सेल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कंसंट्रेशन सेल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से। कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, एनोड कैथोड पे बंदा सेम है, रिएक्शन सेम होती है, रिएक्शन और एलिमेंट सेम होने के कारण ई नॉट सेल जीरो होता है, लेकिन कंसंट्रेशन में डिफरेंस के कारण कंसंट्रेशन सेल का ई सेल पॉजिटिव होता है। और कंसंट्रेशन सेल कब तक काम करेगा, जब तक एनोड और कैथोड पे जो कंसंट्रेशन का रेशियो है वो 1 से कम है। एनोड पे कम हो, कैथोड पे ज़्यादा, एनोड पे कम, कैथोड पे ज़्यादा, क्योंकि एनोड पे धीरे धीरे समय के साथ कंसंट्रेशन बढ़ती है, कैथोड पे घटती है। तो एनोड पे शुरुआत में कम हो, कैथोड पे ज़्यादा हो, तभी सेल हमारा बढ़िया काम करता है। लेकिन ये जो कंसंट्रेशन सेल है, ये लगता तो बहुत फैसिनेटिंग है, बट प्रैक्टिकली इट हैज़ ज़ीरो एप्लीकेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन सेल से जनरेट होने वाला ईएमएफ बहुत कम होता है। ये ईएमएफ इतना कम होता है कि इसको हम प्रैक्टिकली किसी ढंग के यूज़ में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ न्यूमेरिकली ही यूज़ में आता है, ठीक है ये चीज़। चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। आते हैं अपने सवाल पे।
चलिए सर, ओके। तो हमारे पास कंसंट्रेशन सेल है और इसका डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा जी नेगेटिव मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। ये स्पॉन्टेनियस कब होगा बच्चों? कंसंट्रेशन सेल स्पॉन्टेनियस तब होगा जब C1/C2 का रेशियो, जब C1/C2 का रेशियो लेस देन 1 है, मतलब C1 C2 से छोटा है, C1 C2 से छोटा। वो ऑप्शन देखो जहाँ पे C1 C2 से छोटा है, यहाँ तो बराबर गलत है। यहाँ पर C1 = √2C2, ये भी गलत है। यहाँ पर C1 2C2 है, ये भी गलत है। इन सभी केसेस में C1 C2 से बड़ा है। हमें क्या चाहिए? C1 C2 से छोटा, वो ये आंसर है। इस आंसर में C1 C2 से छोटा है, ठीक है। इस आंसर में बेटा C1 C2 से छोटा है, तो ये आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सर √2 कहाँ से आया? ये सिर्फ और सिर्फ बेटा आपको चेक कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं, डरा रहे हैं। असली चीज़ क्या है? जो आपको कंसंट्रेशन का रेशियो है एनोड अपॉन कैथोड, वो लेस देन 1 होना चाहिए, दैट्स इट। तो कहाँ कहाँ पे एनोड अपॉन कैथोड का रेशियो लेस देन 1 है, ये हमसे चेक करा रहे थे, तो डी में ऐसा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात सर, बहुत ही अच्छा लेजेंडरी क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन। आइए इसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पर दुनिया भर का तामझाम दे करके आपको डराने की कोशिश की गई है, बट अल्टीमेटली क्या है कि नीचे बच्चों है एक गैल्वेनिक सेल और ऊपर क्या है? एक बैटरी है। ऊपर क्या है? बैटरी है। जिसमें ताकत ज्यादा होगी वो उसको वोल्टेज देगा, जिसमें ताकत ज्यादा होगी वो वोल्टेज देगा। अगर ऊपर की बैटरी का वोल्टेज कम है, नीचे का गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज ज्यादा है, तो करंट गैल्वेनिक सेल से बैटरी में जाएगा, गैल्वेनिक सेल काम करेगा। और अगर बैटरी में ज़्यादा वोल्टेज है, अगर बैटरी में ज़्यादा वोल्टेज, तो करंट बैटरी देगी गैल्वेनिक सेल को, और जब गैल्वेनिक सेल में करंट आएगा तो वहाँ पर गैल्वेनिक सेल नहीं बल्कि वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा, वहाँ इलेक्ट्रोलिसिस होगी। अगर सेल में करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रोलिसिस होगी, और अगर सेल दूसरे को करंट देगा तो गैल्वेनिक सेल बैटरी बन जाएगी। बस ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। आइए समझते हैं। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है दे आर स्टैंडर्ड 1 मोलर, और 1 मोलर कंसंट्रेशन पर जो ई सेल होगा वो ई नॉट सेल के बराबर होगा। ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल, और बेटा ई नॉट सेल क्या होगा? SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। हु इज एट कैथोड? कॉपर। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34। हु इज एट एनोड? जिंक माइनस 0.76। सॉल्व करने पे 1.1 आएगा। तो अभी गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज कितना है बेटा? 1.1, ठीक है। अभी गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज कितना है? 1.1, ठीक है। ये चीज अच्छी बात है। आइए चलिए सर समझते हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चलिए, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 से ज़्यादा है, मतलब ऊपर वाली जो बैटरी है उसका वोल्टेज 1.1 से ज़्यादा है, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा, और अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा तो करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, करंट हमारा कॉपर से जिंक जाएगा। देखिए नॉर्मली गैल्वेनिक सेल में, ठीक है, नॉर्मली गैल्वेनिक सेल में एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल के कॉपर पे जाते हैं, जिंक से निकल के कॉपर पे जाते हैं इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड पे जाते हैं नॉर्मली, और करंट कैथोड से एनोड पे आता है। करंट कहाँ से आता है? कैथोड से एनोड पे आता है। नॉर्मल सिनेरियो में दोस्तों, नॉर्मल सिनेरियो में करंट कैथोड से एनोड पे आता है, ठीक है। ये चीज़ नॉर्मल सिनेरियो में ये होता है। गैल्वेनिक सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका उल्टा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका उल्टा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है? बैटरी सारा का सारा खेल करती है, बैटरी करंट को बेटा दौड़ाती है, बैटरी करंट को दौड़ाती है, ठीक है। और बैटरी जब करंट को दौड़ाती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन होती है वो एनोड टू कैथोड होती है। क्यों? क्योंकि एनोड होता है पॉजिटिव टर्मिनल और कैथोड होता है नेगेटिव टर्मिनल। करंट पॉजिटिव दिशा से नेगेटिव दिशा की तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहे हैं, और करंट उसको उल्टा जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये चीज़ें गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो उल्टा पोलैरिटी का होता है, वो पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव होता है,
और कैथोड पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एनोड क्या है, यहाँ पे बच्चों एनोड क्या है सर, एनोड है जिंक, कैथोड है कॉपर। ठीक है, ये चीज चलिए सर समझते हैं। तो अगर बाहरी वोल्टेज 1.1 से अधिक है, मतलब बाहरी एक्सटर्नल बैटरी ज़्यादा वोल्टेज लगा रही, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनेगा। और अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनेगा तो क्या होगा, नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में करंट कॉपर से जिंक जाता है। नॉर्मल केस में करंट कहाँ से जाता है सर, कॉपर से जिंक जाता है। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक फ्लो की बात कर रहा है। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन हमारे जिंक से कॉपर की तरफ जाते हैं, लेकिन इस केस में उल्टा होगा, क्योंकि बाहर से करंट आ रहा है तो उल्टा होगा, कॉपर से जिंक आएंगे। एकदम सही बात है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट की दिशा उल्टी होती है, क्योंकि करंट अंदर से बाहर नहीं बल्कि बाहर से अंदर आ रहा है, ये चीज़ है। तो ये चीज़ सही है सर, सही है। व्हेन द एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 जिंक डिजॉल्व्स एट जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर डिपॉजिट एट कॉपर इलेक्ट्रोड, नो नेवर नॉट। सर ये तो कब होता है, ये तो गैल्वेनिक सेल में होता है। गैल्वेनिक सेल में जिंक सोल्यूशन में डिजॉल्व होता है और कॉपर सोल्यूशन से बाहर रॉड पे डिपॉजिट होता है। ये बात गलत है भाई, आपने वोल्टेज ज़्यादा दिया है ना, तो अब ये गैल्वेनिक सेल नहीं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में प्रोसेस उल्टा हो जाएगा ना, ये चीज़ें। ठीक है, अब इसमें प्रोसेस रिवर्स होगा ना, अब इलेक्ट्रोलिसिस होगी, प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था उसका उल्टा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 आयन, जिंक आयन एंड कॉपर, ये है गैल्वेनिक सेल। और जब हम इसका रिवर्स कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे, तो इसका उल्टा होगा, मतलब कॉपर प्लस Zn प्लस 2 विल टेक कॉपर प्लस 2 एंड जिंक। नॉर्मल क्या होता है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसका रिवर्स रिएक्शन होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। लेस रिएक्टिव मेटल विल गो इनटू सॉल्यूशन एंड मोर रिएक्टिव विल कम आउट। ठीक है, ये क्या कह रहा है, जिंक डिसॉल्व होगा जिंक इलेक्ट्रोड पे, नो नेवर नॉट, जिंक तो डिपॉजिट हो रहा है, तो ये बात गलत है। इफ एक्सटर्नल वोल्टेज इज लेस देन 1.1 से कम है, तो जिंक डिसॉल्व होगा एनोड पे, कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे, एब्सोल्युटली करेक्ट। गैल्वेनिक सेल में यही होता है। इफ एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 नो फ्लो ऑफ करंट अकर, एकदम सही बात है, दोनों तरफ के ईएमएफ एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट ईएमएफ 0 हो जाएगा, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। ये तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको मेंशन करना था, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये चीज। चलिए सर अगले सवाल पे आते हैं। हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज बाय पासिंग थ्रू 100 एम्पियर करंट सो दैट द ऑक्सीजन रिलीज कैन कंप्लीटली बर्न 27.66 ग्राम ऑफ डाइबोरेन। देखिए ये एक नए तरीके के सवाल अब चालू हो गए हैं, जिसमें कि इंसान से मोल कंसेप्ट की कंसेप्ट यहाँ पर लगवा दिए जाते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे इस तरह का काम कराया जाता है। एडवांस में हमने बहुत सारे सवाल देखे हैं। 2020 के बाद बड़े ज़बरदस्त बढ़िया सवाल बने हैं। दे आर कंप्लीट क्वेश्चन, उनको लगा लीजिए, ज़िंदगी का मज़ा मिल जाएगा। ठीक है, और हम लोग ऐसा मेंस में भी देख रहे हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग। एक कंप्लीटनेस चेक हो जाती है, और इस साल मुझे लगता है इस तरह के सवाल और आएंगे। रीज़न, चूँकि ये ट्रेंडिंग सवाल हैं, एक ही सवाल में इंसान 2-3 चैप्टर को क्लियर कर लेता है, ये चीज़ें। हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड, हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग थ्रू 100 एम्पियर्स करंट टू दैट ऑक्सीजन रिलीज कैन कंप्लीटली बर्न, इतना। ठीक है, हमें देखिए पानी को इलेक्ट्रोलाइज कराना है, पानी की इलेक्ट्रोलिसिस से हमको H2 और O2 मिलेगा, पानी की इलेक्ट्रोलिसिस से हमको H2 और O2 मिलेगा। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पानी की इलेक्ट्रोलिसिस की रिएक्शंस थोड़ी सी अलग होती हैं, लेकिन चलिए अभी हम सिंपल केसेस की बात करें तो हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, हाउ लॉन्ग कैसा किया जाए कि ये हो जाए। अब पहले तो जरा ये समझते हैं कि पानी की इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन जो आ रही है वो कितनी चाहिए, हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाएगी तो W बराबर ZIT करके काम हो जाएगा। अब देखिए हमको डाइबोरेन, डाइबोरेन मतलब B2H6, उसको हमने बर्न करना है। बोरॉन के कंपाउंड को कभी भी जब हम बर्न वगैरह करते हैं तो देन दे फाइनली गेट कन्वर्टेड इनटू B2O3।
वो फाइनली हमारे B2O3 में कन्वर्ट होते हैं, ऐसा हम लोग यहाँ पर मोस्टली पाते हैं। तो B2H6 बर्न आउट होकर के B2O3 में कन्वर्ट होगा, ठीक है, एंड हाइड्रोजन 3H2O में कन्वर्ट होगा। हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है तो रिएक्शन में स्टेट H2O लिक्विड बनेगा। B2O3 सॉलिड होता है, HO2 गैस है, B2H6 नहीं पता मुझे उसका स्टेट क्या होता है, हमें पता भी नहीं, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है ये चीज़। सो B2H6 प्लस दिस रिएक्शन में कितनी ऑक्सीजन लग रही है, 3 3 6, मतलब 3O2 की रिक्वायरमेंट है। चलिए, तो 1 मोल में 3 मोल लगता है, हमारे पास कितने मोल हैं आइए समझते हैं सर। सर बोरॉन का एटॉमिक वेट 11, बोरॉन का एटॉमिक वेट 11, सो 11 11 22, 11 11 22, 22 और 6 28, ठीक है, मतलब 1 मोल ही है ये, 1 मोल। सो हमें 1 मोल डाइबोरेन ही है, उसी को बर्न करना है। इसके लिए हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए, 3 मोल O2 चाहिए, 3 मोल O2 इज रिक्वायर्ड, 3 मोल O2 इज रिक्वायर्ड, 3 मोल O2 इज रिक्वायर्ड। क्या बात है सर जी, ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट है, 3 मोल। अब जरा 3 मोल के लिए कितना हमको, हाउ लॉन्ग टाइम हमको निकालना है, तो W बराबर ZIT पे आते हैं। ये W बराबर ZIT का फॉर्मूला आप कहीं भी लगा सकते हो, एनोड पे लगा सकते हो, कैथोड पे लगा सकते हो, ओरल सेल पे लगा सकते हो, हर जगह चल सकता है। चलिए, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना, 3 मोल के लिए वेट हो जाएगा 32, O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32, ठीक है, 16 दूनी 32, 32 इंटू 3 96 ग्राम। सो W इज 96 ग्राम। Z, बच्चे लोग Z पे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, याद रखना पड़ेगा ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट 8 होता है, कैसे, मॉलिक्यूलर वेट O2 का 32, वैलेंसी फैक्टर 4, तो 32/4 8 होता है, याद रखना पड़ेगा। O2 का इक्विवेलेंट वेट 8, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, ये 3 याद रखने पड़ते हैं। इसमें गड़बड़ी होती तो कोनी से मारेंगे तुमको। O2 का वैलेंसी फैक्टर 4, हाइड्रोजन का 2, H2 है ना 2, Cl2 का 2, अब बस निकालोगे तो यही आएगा 8 1 35.5। तो बेटा Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96,500, इक्विवेलेंट वेट 8, 96,500। I कितना करंट है, 100 एम्पियर। टाइम आवर्स में चाहिए, तो लेट से x आवर है, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 सेकेंड, तो 3600 सेकेंड ना, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़। टी को हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया, लेट से वी हैव x आवर, और x आवर्स को हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, तो हमें आवर ही तो बताने यहाँ पर। चलिए, बहुत इजी कैलकुलेशन होगी, ज़िंदगी का मज़ा लेते हैं। 2 0 यहाँ से घटे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा 12, ठीक है 12, एंड बाकी क्या हो सकता है, यस ये यहाँ से कट सकता है, 36 में 3, ठीक है, और ये भी यहाँ से मोटा मोटा कट ही जाएगा, नो इश्यूज एट ऑल। तो जो चीज़ है 00 जब हम यहाँ पे लाएंगे तो 9.65 होगा, 9.65 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.2 होगा, तो 3.2 आवर्स हमको समझ में आ रहा है, तो x कम्स आउट टू बी नियरली 3.2 आवर्स। 3.2 आवर्स हमको मोटा मोटा आंसर लग रहा है ये चीज़, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। दैट्स हाउ हम लोग ये सवाल को करेंगे। तो पहले समझ लिया कितना ऑक्सीजन चाहिए डाइबोरेन को बर्न करने के लिए, बैलेंस इक्वेशन से काम चलेगा। बैलेंस इक्वेशन यहाँ पे सर ये होती है डाइबोरेन के केस में। सो हमें 1 मोल डाइबोरेन है, मतलब 3 मोल O2 लगेगी, 1 मोल डाइबोरेन है, 3 मोल O2 लगेगी, 3 मोल O2 मतलब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 दिया 96, ठीक है। W बराबर ZIT लगाए, T की वैल्यू निकाल ली 3.2 आवर्स। चलिए सर, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल, आगे बढ़ते हैं। ये भले ही सवाल बेटा 2018 का है, लेकिन ये सवाल मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोलिसिस का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। हम इस तरह का एक सवाल बच्चों को 95 एडवांस वाला भी कराते थे, नाइट्रोबेंजीन वाला भी कराते थे, तो दुनिया की हर किताब में वो सवाल है, लेकिन ये मॉडर्न जमाने का मॉडर्न क्वेश्चन है। आइए इसको समझते हैं, ठीक है।
When 9.65 ampere current was passed for 1 hour into nitrobenzene in acidic medium, the amount of para-aminophenol produced. देखिए हमको यहाँ पे पैरामिनोफिनॉल के बारे में बताना है। पैरामिनोफिनॉल किससे बन रहा है? नाइट्रोबेंजीन से। नाइट्रोबेंजीन मतलब ये, नाइट्रोबेंजीन में हम कुछ कुछ कर रहे हैं और उसके बाद हमें पैरामिनोफिनॉल मिल रहा है। रिएक्शन में कितना पैरामिनोफिनॉल मिलेगा? द अमाउंट ऑफ पैरामिनोफिनॉल प्रोड्यूस, ठीक है। W बराबर ZIT से काम हो जाएगा। W बराबर ZIT, पैरा अमीनोफिनॉल, इसका वेट है। Z पैरा अमीनोफिनॉल का वेट चाहिए, इसका इक्विवेलेंट, इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट चाहिए 96,500 IT, I 9.65, T 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड्स। चलिए परफेक्ट, यहाँ पे हमको वेट निकालना है, ठीक है ये चीज़। चलिए सारा का सारा खेल है, आप इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं कि नहीं निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेंगे। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा सर? 6 कार्बन है, 1 नाइट्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। 6 कार्बन, 1 नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने? 1 2 3 4 5, 5 2 7, 7 हाइड्रोजन। 12 छंग 72, 14 16, ठीक है, एंड 7 30 हो गया। 102 109, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया 109। 109, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 109, 96,500, 9.65 इंटू 3600। अभी यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर यहाँ पर हमको और निकालना है। इस रिएक्शन में हमको वैलेंसी फैक्टर भी हमको निकालना है। अब देखिए इस सवाल का जो मेन फंडा है वो है वैलेंसी फैक्टर का, कि आपके हिसाब से यहाँ पर पैरामिनोफिनॉल की वैलेंसी फैक्टर क्या होगी, ये हमको समझना है ज़रा। देखिए वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? एक मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लेता या फिर देता है। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन लेता या फिर देता है, ठीक है ये चीज़। O2 का वैलेंसी फैक्टर 4, H2 का 2, क्लोरीन का 2, ये सब तो नॉर्मल है। सिल्वर आयन का 1, ये सब तो नॉर्मल है। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये जो NO2 है ये रिड्यूस हो रहा है। NO2 जो है रिड्यूस हो रहा है। NO2 अगर रिड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, ये समझते ज़रा। अगर NO2 रिड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, आइए जरा समझते हैं। नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। नाइट्रोजन का रिडक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है? चलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है सर स्टैंडर्ड फॉर्मूला? ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है फॉर्मल चार्ज ओवर एटम प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, number of bond with more electronegative atom minus number of bond with less electronegative atom। ये यहाँ पर सीन होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे निकालते हैं? ऐसे। ये फॉर्मूला हमेशा काम करता है, बट इस फॉर्मूले में एक ही ड्रॉबैक है, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर पता है तो आप निकाल लोगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे ही निकालना चाहिए। तो नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन का पहले ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, आइए निकालते हैं। फॉर्मल चार्ज +1 है नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड अपने से ज़्यादा वाले के साथ बनाए? 3 बॉन्ड। सो नंबर ऑफ बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम 3, 3 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड। नाइट्रोजन ने 1 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाया जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3 है, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अभी 3 है, इट इज़ +3। और यही फॉर्मूला जब मैं अमीनो बेंजीन में लगाऊंगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर्मल चार्ज 0, नंबर ऑफ बॉन्ड विद मोर, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड अपने से ज़्यादा के साथ बनाए? एक भी नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन सब इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फॉर्मल चार्ज 0, बॉन्ड विद मोर 0, बॉन्ड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम 3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 है,
ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन +3 से -3 में जा रहा है, बट यही तो यहाँ पे ट्रैप है। यहाँ पर चेंज सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा है, बल्कि चेंज दो जगह हो रहा है। कहाँ? इस कार्बन के साथ भी तो देखो, पहले ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ है, अब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ है, तो इस कार्बन के साथ भी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर्मल चार्ज 0, बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक भी नहीं, बॉन्ड विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक, हाइड्रोजन कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अभी कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। फॉर्मल चार्ज 0, बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक भी नहीं, बॉन्ड विद लेस एक। और अभी इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर, फॉर्मल चार्ज 0, बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक, बॉन्ड विद लेस एक भी नहीं, तो अभी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है। तो इस कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन का रिडक्शन। अब समझो बेटा, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस प्रक्रिया में कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का रिडक्शन है, तो नाइट्रोजन इस प्रक्रिया में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो पूरा मॉलिक्यूल के साथ क्या सीन होगा? मॉलिक्यूल एक तरफ से 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो पूरा का पूरे मॉलिक्यूल में क्या होगा? इस प्रोसेस में से 4 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो दिस विल बी आवर वैलेंसी फैक्टर। इस रिएक्शन में पैरामिनोफिनॉल का एक मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, सो 4 विल बी द वैलेंसी फैक्टर। एंड इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पे सर जो वैलेंसी फैक्टर लेंगे वो 4 लेंगे। अब जब वैलेंसी फैक्टर 4 देते हैं तो 109, 4, 96,500, 9.65 एंड 3600। ठीक है, चलिए सर जिंदगी का मजा लेते हैं। क्यों जिंदगी का मजा? क्योंकि जब आंसर निकलता है, इससे ज़्यादा मजा तो कुछ है ही नहीं ना जिंदगी में। सवाल का आपका आंसर निकल गया, इससे अच्छा क्या हो सकता है? सो 2 0 कटे, 9.65 कटा, 100 आ गया। ठीक है, इस 4 को हमने इससे काटा, 9 आ गया, तो हमारे पास कितना आएगा? 981। ये कितना आएगा बेटा? 981 अपॉन 100। सो 9.81 विल बी द करेक्ट आंसर। इस सवाल का सही आंसर कितना है? 9.81, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा बेटा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्या बताएं, लेजेंडरी क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ है, क्या बात है। ठीक है, ये चीज़। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, क्या बात है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। The ratio of weight of hydrogen and magnesium deposited by the same amount of electricity from aqueous sulfuric acid and magnesium sulfate and fused magnesium sulfate। fused मतलब molten। आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रिसिटी या तो एक्वस स्टेट में कंडक्ट होती है या फिर मोल्टेन स्टेट में कंडक्ट होती है। यहाँ पे चार्ज सेम है। अगर बच्चों चार्ज सेम है तो क्या लगाएंगे? फैराडे सेकेंड लॉ। चार्ज सेम होने पे हम फैराडे सेकेंड लॉ लगा सकते हैं। W1 अपॉन W2 बराबर इक्विवेलेंट वेट 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 2। पहले किसका वेट देना है? हाइड्रोजन का। फिर किसका लेना है? मैग्नीशियम का। हाइड्रोजन का, मैग्नीशियम का। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, ऑक्सीजन का 8। रट जाना चाहिए, नहीं रटेगा तो कोनी मारेंगे। एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम क्या होगा सर? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ मैग्नीशियम? 2। एटॉमिक वेट 24/2 12, तो इट शुड बी 1/12। ठीक है, चलिए सर, कूल, ग्रेट, वंडरफुल। 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करना है सोल्यूशन से, नंबर ऑफ फैराडे कितने लगेंगे? कूल, बढ़िया। एक स्टेटमेंट आपको याद कराता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। क्या? टू डिपॉजिट, इसको थ्योरी में ही लिखता हूं मैं, क्यों यहाँ पे लिखूं? बच्चों के लिए सिस्टमैटिक रहेगा ना, नोट्स जब देखेंगे बच्चे तो। नोट्स देखेंगे तो सिस्टमैटिक रहेगा ना। क्या है?
नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है। टू डिपॉजिट 1 mole substance, to deposit 1 mole substance, n Faraday charge is required. n Faraday चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे n क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर। इसका मतलब क्या है? 1 मोल O2 के लिए 4 फैराडे, 1 मोल सिल्वर के लिए 1 फैराडे, 1 मोल कॉपर के लिए 2 फैराडे, 1 मोल हाइड्रोजन के लिए 2 फैराडे चार्ज चाहिए। H2 का वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, ठीक है, ये चीज। एंड टू डिपॉजिट 1 इक्विवेलेंट, टू डिपॉजिट 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 इक्विवेलेंट डिपॉजिट करना है, 1 फैराडे इज रिक्वायर्ड, 1 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होता है। तो अपने जहन में एक सवाल आता है कि हम पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करके H2 बनाएं। सर हम पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करके H2 बनाएं, हम अपने मन में एक सवाल आता है, सर हम पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करके H2 बनाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करके जो आप H2 बनाओगे इसमें बहुत करंट लगेगा यार। 2 फैराडे चार्ज, 2 फैराडे चार्ज मतलब इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज। और उससे कितनी हाइड्रोजन बनने से? 2 ग्राम। 2 ग्राम हाइड्रोजन से क्या ही हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है, नथिंग कैन बी डन, ठीक है। वी नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। तो ये सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, ठीक है, ये चीज। सो टू डिपॉजिट 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस 1 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड, और 1 मोल के लिए n फैराडे चार्ज। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सो 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम, 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम कितना मोल हो गया? एटॉमिक वेट एल्यूमिनियम का 27 होता है, तो ये हाफ मोल हो गया, इट्स अ हाफ मोल। सो हमारे पास हाफ मोल एल्यूमिनियम है। सर हमारे पास हाफ मोल एल्यूमिनियम है। टू डिपॉजिट 1 मोल एल्यूमिनियम कितना चार्ज चाहिए? सर एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो सर 3 फैराडे चाहिए। तो हाफ मोल के लिए कितना चाहिए? सर 1.5 फैराडे। तो बस वही तो आंसर है, 1.5 फैराडे चार्ज इज रिक्वायर्ड। सीधा सीधा ये स्टेटमेंट हमको याद होनी चाहिए। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के लिए n फैराडे, 1 इक्विवेलेंट के लिए 1 फैराडे, ये रटा होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है ये, और उससे सवाल ओरली हो जाता है। क्या बात है। W ग्राम कॉपर डिपॉजिटेड इन कॉपर वोल्टमीटर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड, ठीक है, फॉर 2 आवर। इफ 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 4 आवर्स, द सेम वोल्टमीटर कॉपर अपीयर्स टू बी। देखिए चार्ज तो सेम है ना, चार्ज क्या होता है? IT, I और T का प्रोडक्ट, 2 × 2 4 है, 4 एम्पियर आवर है, और यहाँ पे कितना है? 1 × 4, तो 4 एम्पियर आवर है। तो दोनों केस में बेटा IT सेम है। अब चूंकि दोनों केस में IT सेम है, Q सेम है, तो W भी सेम होगा। फैराडे फर्स्ट लॉ, W1/W2 बराबर Q1/Q2। अगर Q सेम है तो वेट भी सेम आएगा, ठीक है, ये चीज। चलिए सर, इफ इक्वल चार्ज is utilized in electrolysis, then find out the deposited molar ratio of copper, aluminium and silver. इक्वल चार्ज ना, मान लेते हैं 1 फैराडे चार्ज हमने पास किया है। अगर 1 फैराडे चार्ज कॉपर सल्फेट में आएगा, कितना कॉपर डिपॉजिट होगा? 1 इक्विवेलेंट। 1 इक्विवेलेंट कितना होता है सर? 1 इक्विवेलेंट कितना होता है सर? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। अब अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट 1 है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 1 वैलेंसी फैक्टर बराबर नंबर ऑफ मोल्स। तो 1 इक्विवेलेंट में कितने मोल्स होंगे? 1 वैलेंसी फैक्टर। कॉपर का वैलेंसी फैक्टर
2 होता है, तो इसमें कितना बनेगा, हाफ मोल। 1 फैराडे से इसके बेटा हाफ मोल डिपॉजिट होंगे। एल्यूमिनियम सल्फेट कितना डिपॉजिट होगा 1 फैराडे से, 1 अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, देखो एल्यूमिनियम सल्फेट या कुछ हो, बंदा तो एल्यूमिनियम आयन है ना, डिपॉजिट तो एल्यूमिनियम होगा। अब एल्यूमिनियम कितना डिपॉजिट होगा, 1/3 मोल, 1/3 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। ठीक है, और सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा, चाहे सिल्वर क्लोराइड हो, Ag2SO4 हो, वट एवर इट इज, है तो सिल्वर आयन। और सिल्वर आयन कितना डिपॉजिट होगा, 1/1 मोल। अब ये रेशियो हम लोग लेते हैं, इनका रेशियो लेते हैं, कॉपर, एल्यूमिनियम और सिल्वर सबको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3:2:6। ठीक है, 3:2:6, ये हमारा रेशियो यहां पर आएगा, 3:2:6। If equal charge, then the molar ratio of copper, aluminium and silver will be 3:2:6. Perfect. ठीक है, ये चीज है। परफेक्ट सर। When an electric current is passed through acidified water, 110 ml of hydrogen gas passed, 965 सेकेंड, द करंट पास इन एम्पियर। W बराबर ZIT लगा लेते हैं, W बराबर ZIT लगाते हैं। 102 ml को हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम से कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम अपॉन 22,400। ठीक है, गिवन वॉल्यूम इतना है, 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है ml में, तो इतने मोल है। नंबर ऑफ मोल्स में मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई करिए, वेट आ जाएगा, तो इतना वेट हमको हाइड्रोजन चाहिए, इतना वेट हाइड्रोजन चाहिए। जेड इक्विवेलेंट वेट, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 होता है 96,500। आई कितना है सर, पूछा जा रहा है, टी कितना है सर, 965। काम खत्म, गेम ओवर। सीधा सीधा क्वेश्चन में बढ़िया कैलकुलेशन है, 965 कटेगा, 100 बचेगा, ये 100 यहाँ से कट जाएगा, तो आई की वैल्यू यहाँ पे सीधे सीधे आ जा रही है, ये 2 हो जाएगा और ये 2 इससे भी कट जाएगा, तो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सर 1 एम्पियर यहाँ पे करंट यहाँ पे सीधे सीधे आ जाएगा। क्या बात है, चलिए सर, बहुत अच्छी बात, ग्रेट, नाइस, वंडरफुल। द EMF एंड स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज इतना, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिएक्शन मिसिंग है, यहाँ पे बच्चों देखिए रिएक्शन मिसिंग है। अब बिना रिएक्शन के कैसे करें, अब देखिए चूंकि रिएक्शन नहीं है बट सीधे सीधे नर्स्ट इक्वेशन से काम अपना हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसको हम हटा देते हैं। चलिए सर, ये एक अच्छा सवाल है, ये एक बढ़िया सवाल है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्या है सीन, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ 3 मेटालिक कैटायन आर इतना, देन द ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेटल। इस सवाल को आइए जरा थोड़ा समय दे करके समझते हैं, और उसके बाद कंसेप्ट हम लोग याद कर लेंगे, एग्जाम में अगर आएगा तो सीधे सीधे आंसर मार के आगे बढ़ेंगे। देखो मेटल जो होते हैं ना, मेटल का काम होता है क्या, इलेक्ट्रॉन लूज करना। मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, वो खुद क्या हो रहे हैं बेटा, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। मेटल खुद रिएक्शन के दौरान क्या होते हैं सर, ऑक्सीडाइज होते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। अगर कोई बंदा ऑक्सीडाइज हो तो सामने वाला बंदा रिड्यूस होगा, और सामने वाले को रिड्यूस करते, तो मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और जितने रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कोई होता नहीं है। सोडियम बहुत अच्छा रिड्यूसिंग मेटल, लिथियम वेरी वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग मेटल, बट द थिंग इज दे आर कॉस्टली, तो इसीलिए हम सस्ते रिड्यूसिंग मेटल, सस्ते रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। सबसे सस्ता रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन, ये सब हमारे रिड्यूसिंग एजेंट नॉर्मली हम लोग यूज़ करना पसंद करते हैं। ठीक है, बट मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बट महंगे पड़ते हैं ये। ठीक है, ओके। अब कौन मेटल ज़्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा समझते हैं। जितनी फास्ट ये रिएक्शन होगी उतना अच्छे से मेटल, जितनी फास्ट ये रिएक्शन होगी मेटल उतनी जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाला रिड्यूस होगा। अब ये रिएक्शन फास्ट कब होगी, जब मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। मेटल के अंदर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हाई है तो ऑक्सीडेशन जल्दी होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हो या रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, सो मेटल विद
with high oxidation potential or low reduction potential are good reducing agent. सर वो बढ़िया reducing agent होते हैं, ठीक है. तो बस काम खत्म, गेम ओवर. तो द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ द 3 मेटालिक कैटायंस आर इतना इतना इतना, ठीक है. ऑफ 3 मेटालिक कैटायंस आर इतना इतना इतना, ठीक है. देन द ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेटल, ठीक है. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है. मेटालिक कैटायन, देखिए कैटायन जो होता है मतलब मेटल एटम होगा, कैटायन यहां पे गलत है, ठीक है, ठीक है. हाँ नहीं, कैटायन सही है, चीज़ें कैटायन सही है क्योंकि कैटायन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है. कैटायन will gain electron and oxidation is loss of electron, reduction is gain of electron. yes, हाँ सही बात है. तो एकदम सही है, ये चीज़ें एकदम सही है. मैं बस वही चेक कर रहा था कि इसमें कहीं कुछ छिपा हुआ कंसेप्ट तो नहीं है, इसीलिए सारे वर्ड्स वगैरह को पकड़ रहा था मैं. हाँ, तो सारी चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो यहाँ पे बेटा सबसे बेहतरीन जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है. तो वाई की रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई होगा. वाई सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. y के बाद आएगा z क्योंकि उसका भी वैल्यू कम है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो रिड्यूस जल्दी होगा, ऑक्सीडाइज लेट होगा, उसमें ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी हाई है, ठीक है. उसमें सॉरी वो रिड्यूस जल्दी होगा और ऑक्सीडेशन लेट होगा, उसमें ऑक्सीडेशन कम होगा, ठीक है. तो सबसे कम रिडक्शन हो रहा है y में, मतलब y रिडक्शन नहीं करेगा, ऑक्सीडाइज जल्दी होगा. हमें वही तो चाहिए, मेटल ऑक्सीडाइज हो, सामने वाले को रिड्यूस करे, रिडक्शन सामने वाले का हो, तभी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा. तो y सबसे बेस्ट है, फिर z है, एंड देन द लीस्ट वन इज x, yzx. ये यहाँ पे सर सीन होगा, ठीक है. ये चीज, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं. देखिए ये काफी जेन्युइनली हमसे पूछा जाता है. हमको 2 रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल देकर के तीसरी रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल पूछते हैं. एडवांस में भी इस तरह के सवाल हमने देखे. एक बार मैट्रिक्स मैच का बढ़िया सवाल बना था 16-17 में. तो इस तरह के सवाल कैसे करते हैं, सीधी सीधी बात, हम ईएमएफ ऐड नहीं कर सकते, लेकिन डेल्टा जी इज एन एडिटिव क्वांटिटी. तो डेल्टा जी को निकाल करके हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसके मदद से हम डेल्टा जी के द्वारा फिर हम ई सेल को निकाल सकते हैं, ठीक है. ये चीज़ तो कैसे करेंगे सवाल को, आइए समझते हैं. हमको ये रिएक्शन चाहिए, हमको सर ये रिएक्शन चाहिए. Fe+3 इलेक्ट्रॉन विल गिव Fe सॉलिड. हमें इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है. तो मान लिया इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, मान लिया सर इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ, मान लिया इसका रिडक्शन पोटेंशियल है Fe+3 से Fe का रिडक्शन पोटेंशियल है x वोल्ट, ठीक है. अब बस काम खत्म. रिएक्शंस लिख ली, इनको मार्किंग कर लीजिए, रिएक्शन 1, रिएक्शन 2 एंड रिएक्शन 3, ठीक है. नाउ इन रिएक्शन में रिलेशनशिप क्या है, रिएक्शन 3 इज इक्वल टू रिएक्शन 1+2, ठीक है. क्या करना है, सबसे पहले रिएक्शन मेंशन करना है, फिर उनमें रिलेशनशिप निकालना है. अब जो रिलेशनशिप रिएक्शन है वही रिलेशनशिप उनके डेल्टा जी में होगा. सो डेल्टा जी रिएक्शन 3 की, डेल्टा जी रिएक्शन 1 की, एंड डेल्टा जी रिएक्शन 2 की. रिएक्शन 3 की डेल्टा जी क्या होगी, -n कितना है 3 है, f एंड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितना x वोल्ट, -nf ई सेल, ठीक है. रिएक्शन 1 की डेल्टा जी क्या होगी, -nf और ई सेल कितना है सर, -0.47. और रिएक्शन 2 की डेल्टा जी कितनी होगी, -nf और ई सेल कितना है, -nf ई सेल कितना है सर, 0.77 वोल्ट. बढ़िया सर. तो ये हमारे पास कार्यक्रम होगा. अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं और गेम ओवर, ठीक है. सॉल्व करते हैं, गेम ओवर. तो 0.47 हमारा हो जाएगा 0.94 फैराडे, 0.94 फैराडे, एंड ये हो जाएगा हमारा -0.77 फैराडे, ठीक है. 0.94 फैराडे एंड देन -0.77 फैराडे. बहुत अच्छी बात है. अब बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो 77 में से ये जाएगा,
3 80, 14 14 और 3 17, 14 3 17, तो 0.17 फैराडे, 0.17 फैराडे विल बी, हाँ, -3f(x), ये चीज f से f कट जाएगा और x हमारा निकल करके आएगा 17/3। 17/3 कितना होगा सर? 17/3 कितना होगा? ये होगा सर 5.6, ये हो जाएगा हमारा 5.66, 2 0 ऊपर लेंगे तो -0.0566, ये हमारा यहाँ पे आंसर आना चाहिए, एंड आई थिंक दैट वुड बी द आंसर। और ये वैल्यू हमको माइनस में है, माइनस में -0.0566, एंड दैट विल बिकम ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस सवाल के सर आंसर ऑप्शन नंबर ए अपना हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था इस सवाल को, -384। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मोलर कंडक्टेंस के लिए हमें अमोनियम आयन का चाहिए और हाइड्रोक्साइड आयन का चाहिए। लिमिटिंग मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर कंडक्टेंस होगा वो ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें अमोनियम और हाइड्रोक्साइड आयन का मोलर कंडक्टेंस ऐड होता हुआ दिख रहा है। आइए देखते हैं सर कहाँ कहाँ पे ऐड होता दिख रहा है। तो ये अमोनियम आयन है और ये हाइड्रोक्साइड आयन है। यहाँ पे अमोनियम आयन का भी मोलर कंडक्टेंस है, हाइड्रोक्साइड आयन का भी है, क्योंकि इसको तो हम ब्रेक कर देंगे ना, NH4+ अलग, Cl- अलग, Na+ अलग, OH- अलग। क्लासिक कोलाश लॉ का सवाल, बोर्ड लेवल का सवाल होता है, हर कोई इसे जानता है। ठीक है, तो अमोनियम भी है, यहाँ पे OH भी है, कुछ एक्स्ट्रा आयंस है क्लोराइड और Na+, तो वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सीधा सीधा सिंपल कोलाश लॉ का सवाल, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। और इसी के साथ हमारी सबसे फेवरेट स्लाइड आती है, विच इज़ थैंक यू। थैंक यू इसलिए क्योंकि सर हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, थैंक यू इसलिए क्योंकि हमने इस चैप्टर के बढ़िया बढ़िया सवाल किए, और उन बढ़िया बढ़िया सवालों के द्वारा हमने इस चैप्टर के मेजर कंसेप्ट को सर देखिए याद किया। देखिए कंडक्शन में क्या होता है, यूनिट का ध्यान रखना होता है। कप्पा एडिटिव क्वांटिटी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, सारे फॉर्मूलों को रिवाइज किया। नस्ट इक्वेशन के सवालों में कैसे करना है, पहले बेटा रिएक्शन लिखना, कंसंट्रेशन सेल को हमने रिवाइज किया। पहले रिएक्शन, नस्ट इक्वेशन में कैसे करते हैं, पहले रिएक्शन लिखना उसके बाद n की वैल्यू को प्रॉपरली निकालना और फिर सीधे सीधे काम कर देना। कंसंट्रेशन सेल का हमने कंसेप्ट सीखा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जितना ही बेटा इंपॉर्टेंट केसेस हो सकता है, सारी की सारी चीज़ों को हमने रिवाइज किया, स्टेटमेंट के द्वारा भी और सवालों के द्वारा भी। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कुछ और देखना चाहिए। अगर आप और कुछ और देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो अलग अलग टाइप के सेल होते हैं, जैसे ड्राई सेल हो गया, कोरोजन की रिएक्शन हो गया, उन सबको देख लीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसके अलावा कुछ भी नहीं संभव है। लेड स्टोरेज बैटरी को याद रखना कि लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड में हमारा क्या होता है, लेड ऑक्सीडाइज होता है Pb से PbSO4 में। ठीक है, Pb से PbSO4 में ऑक्सीडाइज होता है। और रिडक्शन में क्या होता है सर, कैथोड पे क्या होता है, रिड्यूस होता है PbO2 से PbSO4 में। तो Pb से PbSO4 इज एनोडिक रिएक्शन एंड PbO2 से PbSO4 इज कैथोडिक रिएक्शन। ठीक है, जब सेकेंडरी सेल करंट देता है तब की मैं बात बता रहा हूँ। तो लेड PbSO4 में जा रहा है, PbO2 भी PbSO4 में जा रहा है। PbSO4 इज हैवी मॉलिक्यूल, सो मास ऑफ इलेक्ट्रोड इंक्रीजेज आउट। Pb वाले का भी मास बढ़ेगा क्योंकि Pb से PbSO4 में जा रहा है, वो काफ़ी भारी होता है PbSO4, सल्फेट आयन आ गया ना। और कैथोड वाला भी PbO2 से PbSO4, PbSO4 काफ़ी भारी है PbO2 से। तो इलेक्ट्रोड का मास बढ़ता है, लेकिन सोल्यूशन में जो H2SO4 की कंसंट्रेशन वो घटती है। ठीक है, तो जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो उस समय इलेक्ट्रोड का मास बढ़ेगा और सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, H2SO4 की कंसंट्रेशन कम होगी, सोल्यूशन की डेंसिटी कम होगी, सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है, H+ की मात्रा कम होगी, सारी चीज़ें, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड कम हो रहा है। और जब बैटरी चार्ज होती है तो इसका रिवर्स होता है। रिवर्स होता है मतलब, तो PbSO4 जो रॉड पे डिपॉजिटेड है वो कन्वर्ट होगा Pb में और PbO2 में। PbSO4 Pb और PbO2 में कन्वर्ट होता है और SO4 वापस से सोल्यूशन में चला जाता है ये।
तो जब चार्जिंग होती है तो उस दौरान इलेक्ट्रोड का मास कम होता है और सोल्यूशन की कंसंट्रेशन H2SO4 की मात्रा बढ़ती है। इस चीज़ को बेटा आप ध्यान रखना, हर जगह मिल जाती है चीज़ें, एनसीईआरटी में भी है, थोड़ा सा लुकआउट कर लेना, मेरे सारे स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इतनी चीज़ें हैं एंड आई थिंक इतना इज मोर देन इनफ फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल लगा लीजिए, प्रैक्टिस शीट आपको भी टेलीग्राम पे भेज देंगे, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, चलिए सर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।